मैं समझता हूँ कोई भी एक नॉर्मल जो पेरेंट है जो अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में फिक्रमंद है, और इवन चले आखिरत के बारे में ना भी हो, दुनिया के बारे में भी फिक्रमंद है, वो भी कहेगा कि आई डोंट वांट माय चाइल्ड टेकिंग पीपल हु आर यूजिंग फाउल लैंग्वेज एंड प्रमोटिंग ड्रग्स एज देयर रोल मॉडल। तो गेस को और एलजीबीक्यू को फिर भी बुरा नहीं कहूंगी, मेरे मुंह से निकलवा के दिखा दो। तुम लोगों ने मुझे समझा हुआ क्या है कि मैं दूध पीती बच्ची हूँ, मैं उल्लू की पट्टी हूँ। डोंट इवन केयर। अच्छा काला बाहर आ गया। एक्सक्यूज मी, कोरोना। ये क्या है? ये कोई शलजम है, मूली है, खीरा है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई सब्जी है? सो इफ दिस पर्सन जिसका सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये हम उसकी कोई ये नहीं कह रहे कि उसकी कोई प्राइवेट अकाउंट्स में कहीं छुप के हमने कोई खुफिया कैमरों के जरिए फुटेज ली, ये वो वाली बात नहीं, वो बातें जो पब्लिक लाइमलाइट में, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज देयर पब्लिक। अगर किसी का कोई प्राइवेट मामला हो, मैं कहता हूँ वो प्राइवेट रहना चाहिए, हम उसके बारे में चुप रहे, उसकी प्राइवेटली इस्लाह कर दें। लेकिन जब एक बंदा पब्लिकली एक बात कह रहा है तो उसको पब्लिकली डिनाउंस करना ही बनता है। एक पर्सनैलिटी जिनका नाम डॉक्टर मेहरब मोइज़ या फॉर्मली मोहम्मद मोइज़ था, उनकी कंट्रोवर्सी बनी सोशल मीडिया के ऊपर विद स्कूल नेम्ड ISL इन लाहौर, और उसके बाद उनको एक TEDx टॉक्स पे नहीं जाने दिया, वो टॉक कैंसिल हो गई। उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी बनी, फिर कुछ हमारी जो एक डिज़ाइनर है हमारी अभी, वो उसमें स्टेप इन हो गई, और फिर सोशल मीडिया पे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ वर जंपिंग इनटू दिस। सो इट लेफ्ट अ लॉट ऑफ पीपल वेरी कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो रहा है, इज इट शुड बी सपोर्ट दिस पर्सनैलिटी, शुड बी नॉट सपोर्ट हिम, हर, व्हाटएवर, जो भी हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या ISL ने ठीक किया रिफ्यूज़ करके, नहीं किया, तो काफ़ी कन्फ्यूजन थी। तो इसकी पहले जो 2-3 मिनट में मैं उसका सरसरी सा खुलासा बयान कर दूं, वो ये है कि देखें, कोई भी स्कूल जो है ना वो राइट टू एडमिटेंस रखता है अपने पास, और ये बहुत दफ़ा होता है कि बहुत सारे इवन इस्लामिक स्पीकर्स को भी डिनाई कर दिया जाता है कि जी हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं वो ये कंटेंट इस लेवल पे पढ़ें या सुने या सीखें। इस्लाम की जो बात है वो मस्जिद तक ही आप रहने दें, आप बराए मेहरबानी ना आएँ। तो अगर किसी लिबरल टाइप के बंदे को डिनाई कर दिया तो इसमें पहली बात है, इतनी बड़ी क्या बात है, स्कूलों की अपनी मर्जी होती है, जैसे कहते हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो स्कूलों की भी अपनी मर्जी होती है, वो जो चाहे अपने पॉलिसी बनाए, एंड वी हैव टू अडहेयर टू दैट एंड वी रिस्पेक्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली बात ये कि डिनाई क्यों किया गया, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द डिनायल, और वो जो स्कूल है उसने अपनी इंस्टाग्राम फीड पे भी रीजंस लिखे हैं, और वो रीजंस कोई भी बंदा जो ये डॉक्टर मेहरब के अकाउंट्स पे जाके देखेगा तो आइडिया हो जाएगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ यूज़ ऑफ फाउल लैंग्वेज, इंतहाई गंदी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। कोई भी मेरा ख्याल है डिसेंट पेरेंट जो है वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे के रोल मॉडल वो लोग हों जो इंतहाई फौहश गुफ्तगू करते हैं। और यमुना दाहिर कह रही है तुमने शादी कौन करनी, हाँ, बेसिकली यही वाली बात तो मैं कह रही हूँ मेरी जान, वो तुम्हारा मसला है। तो ये कभी किसी की शलवार से, ये कभी किसी की पैंट से बाहर आके सोच ही नहीं सकते। I would pin you against a wall. I would make out with you. मान का दूसरा हाथ गायब हो चुका है। I would like the little that you are. Usman is And I would vibrating. I will find your neck. I will find your spine. I will go down. I will eat your. I will eat it till you moan until you. नंबर 2, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी ऐसे शख्स को रोल मॉडल लें जो कि ना सिर्फ ड्रग्स एंड अल्कोहल की बात करता है, बल्कि अपने पॉडकास्ट के अंदर, अपने शोज़ के अंदर ओपनली हैश जो है वो स्मोक भी कर रहा होता है। एंड इन सर्टन पॉडकास्ट ही इवन मेंशन्ड कि ये जो है, मैं तो इसको एडवोकेट करता हूँ, मैं तो आई मीन आई एम एन एडवोकेट फॉर दीज थिंग्स, एंड मैंने DC में इसको एडवोकेट किया एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो व्हाई वुड अ पेरेंट, एनी नॉर्मल पेरेंट, वांट देयर चिल्ड्रन टू बी एक्सपोज्ड टू दिस टाइप ऑफ drug and alcohol, glorification? Of churs. I love chars. Yeah, but weed or hash? I consume everything that has marijuana in it. Everything that I'm has a very marijuana. big proponent of legalizing marijuana as well. Yeah, I was part of the DC policy reforms, जहाँ पे DC के अंदर later on जो हम लोग pushes कर रहे थे Washington DC के अंदर to legalize cannabis. Of course, Yeah. it was very difficult, but yeah. No, sure. So basically, the final is when your brain really trips, and I would like to say that is also the most truest state, because जिन लोगों ने psychedelics किए हुए हैं, मैंने किए हुए हैं, मैं तो दुनिया का हर नशा किया हुआ खैर। एंड थर्डली, आपका जो कंटेंट है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो प्राइमरीली सेक्सुअल नेचर का है, जिसमें आप हर किस्म की सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को भी डिस्कस कर रहे हैं, आप सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, आप क्लियरली बात कर रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो इस्लाम में परमिसिबल है, मैं नहीं इसको कभी भी बुरा कहूंगा, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो गेस को और एलजीबीक्यू को फिर भी बुरा नहीं कहूंगी, मेरे मुंह से निकलवा के दिखा दो। तुम लोगों ने मुझे समझा हुआ क्या है कि मैं दूध पीती बच्ची हूँ, मैं उल्लू की पट्टी हूँ। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर यासिर हुसैन इज अ बिग, सो ये चीजें हैं ना,
यानी कि हम लोग को टाइटनेस पसंद आती है, हम लोग को वर्जिनिटी पसंद आती है, हम लोग को खोलना पसंद आता है। सो एक बंदा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके TEDx के स्पीकर के तौर पे जा रहा है और उसको डिनाई किया जा रहा है, नाउ द केस बीइंग मेड इज फॉर ट्रांसजेंडरिज्म, कि ये मसला असल में इनको मेरे ट्रांसजेंडर होने से था। तो चले लेट्स नाउ कम टू द मेन टॉपिक विच इज ट्रांसजेंडरिज्म। सो पहली बात तो मैंने कहा था कि मैं पहले 2 मिनट में केस रिफ्यूट कर दूंगा कि एनी पेरेंट वुड नॉट वांट दिस कंटेंट फॉर देयर किड्स। लीविंग दैट असाइड, कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं, सेलिब्रिटीज खास तौर पे, कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो सपोर्ट में आ रही है कि जी चूंकि वो ट्रांसजेंडर है तो आपको क्या मसला है, आप उसकी राइट्स को क्यों नहीं आने देते। तो आज मेरा मकसद ये था कि मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज ट्रांसजेंडरिज्म, व्हाट इज ट्रांसजेंडर, व्हाट इज LGBTQ, व्हाट इज ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो इसके बारे में हम जरा एक डिटेल में बात करें इंशाल्लाह, ताकि हमें कम से कम कोई कंफ्यूजन ना हो इसके बारे में। इस मामले को समझने के लिए आपको मूव बैक करना पड़ेगा 1960s और 70s में, जब अमेरिका में सेक्सुअल रेवोल्यूशन का ये टाइम पीरियड कहा जाता है इसको। और इसकी अगर मैं आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ दूं तो कहते हैं द सेक्सुअल रेवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज अ टाइम ऑफ सेक्सुअल लिबरेशन, was a social movement that challenged traditional roles or traditional codes of behavior related to sexuality and interpersonal relationships throughout the United States and the developed world from the 1960s to the 1970s. So basically जो key word यहाँ पे है वो ये कि इसने challenge किया था traditional जो codes हैं between men and women, उसको change किया, उसको redefine किया related to sexual रीइंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये उसका टाइम पीरियड है और ये उसका मकसद था। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स और 3 वर्ड्स और 3 वर्ड्स, 9 वर्ड्स मैं आपके सामने पेश करूंगा और ये सारे वर्ड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सो तो पहले 3 वर्ड्स जो हैं वो हैं सेक्सुअल रिलेशंस, रिप्रोडक्शन एंड मैरिज। इन 3 वर्ड्स को आप एक क्लस्टर में बंद कर दें, ठीक है। सेक्सुअल रिलेशंस, reproduction and marriage. What is sexual relation? Sexual relation is a man and a woman having sexual intimacy. That's number 1, which is clearly evident. What is reproduction? Reproduction is the act of producing a child. एक बच्चा पैदा होने का अमल जो है उसको reproduction कहते हैं। और marriage क्या है? Marriage हमें मालूम है। तो ये जो तीनों चीजें ना, ये ट्रेडिशनल कोड्स कहते हैं ना कि we going to challenge the traditional codes। तो ये जो ट्रेडिशनली ये तीनों चीजें एक ही डब्बे में होती थी। सेक्सुअल रिलेशन का मतलब है कि ये शादी के अंदर ही होगा, मैरिज में होगा, और इसका मकसद जो है वो रिप्रोडक्शन होगा। यानी आपने अपनी फैमिली को बड़ा करना है तो इसलिए आपके सेक्सुअल रिलेशंस भी हैं और आपके बच्चे हो रहे हैं और आपने शादी की हुई है। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट यानी टैबू था और ये गुनाह समझा जाता था इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड के आउटसाइड ऑफ मैरिज, इवन यानी जहाँ स्ट्रॉन्ग कैथोलिक बैकग्राउंड्स हैं या स्ट्रॉन्ग जूइश बैकग्राउंड्स हैं, दे स्टिल इवन टू दिस डेट कंसिडर टू बी सिंफुल कि शादी से पहले उनके कोई ना कोई सेक्सुअल रिलेशंस हों। तो ये तो पहली बात है कि इन 3 टर्म्स को इस सेक्सुअल रेवोल्यूशन ने अलहदा कर दिया कि यू कैन हैव सेक्सुअल रिलेशंस विदाउट रिप्रोडक्शन एंड विदाउट मैरिज। सिमिलरली यू माइट बी इवन एबल टू रिप्रोड्यूस विदाउट सेक्सुअल रिलेशंस एंड विदाउट मैरिज। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं विदाउट सेक्सुअल रिलेशंस? वेल, टेस्ट ट्यूब बेबीज और ये जो सारा जो है ना मेडिकल साइंस के अंदर स्पर्म डोनेशंस और उनके जरिए आप जो है ना चीज़ क्रिएट करवा लें। एक सरोगेट मदर को हायर कर लें और उसके पेट में जो है ना वो इम्प्रेगनेशन करवा दें उसकी, और हो जाएगा। आपको सेक्सुअल रिलेशन की जरूरत नहीं है। सो ऑल दीज 3 एंड मैरिज नाउ बिकम्स अ लाइफस्टाइल चॉइस। मैरिज क्या है? आई मीन इफ यू वांट टू रियली टाई योरसेल्फ डाउन टू वन पर्सन देन फाइन, गो अहेड एंड गेट मैरिड, बट अदरवाइज मैरिज इज नॉट रिकमेंडेड इन दिस फ्रेमवर्क। वहाँ पे ये कि आपके ओपन सेक्सुअल रिलेशंस हैं, ओपन पार्टनर्स हैं। नंबर 2, आपके पास जो है वो रिप्रोडक्शन, वो भी अब आपकी अपनी मर्जी है, आपने करना नहीं करना। इसीलिए रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए अबॉर्शन भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया कि अगर खुदा न खास्ता आप रिप्रोडक्शन के अमल की तरफ जा रहे हैं एंड यू डोंट वांट इट, देन यू कैन ऑलवेज अबॉर्ट इट। एंड द फाइनल थिंग वाज मैरिज इटसेल्फ। तो ये 3 वर्ड जो हैं, सेक्सुअल रिलेशंस, रिप्रोडक्शन एंड मैरिज, ट्रेडिशनली एक डब्बा था, अब एक नहीं है, अब ये सेपरेट खाने हो चुके हैं। नंबर 2 जो 3 वर्ड्स हैं वो हैं सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सो सेक्स क्या है? ट्रेडिशनली ये 3 भी एक ही डब्बा था। सेक्स यानी आपका बायोलॉजिकल सेक्स, सो फॉर एग्जांपल यू आर बोर्न अ मेल और यू आर बोर्न अ फीमेल। जेंडर क्या है? जेंडर इज व्हाट यू परसीव योरसेल्फ टू बी। नाउ दिस इज व्हाट दे हैव नाउ कम अप विद।
एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है कि आप किस तरफ लीन करते हो, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, अब इस पे बहुत सारी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस भी आ गई। सो नाउ द थिंग इज कि पहले ये था कि फॉर एग्जांपल एक मेल है, यानी सेक्स एंड जेंडर वाज द सेम थिंग। जेंडर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जेंडर जो था ना, ये टेक्निकली कभी इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जेंडर ये लैंग्वेज में इस्तेमाल होता था। फॉर एग्जांपल चीज़ों के जेंडर होते थे। फॉर एग्जांपल अगर आपने उर्दू की ज़ुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़े हैं ना आपने बचपन में, तो मैं कहता हूँ इमरान का टेबल या इमरान की टेबल, का टेबल, तो टेबल क्या है, मुज़क्कर है, यानी इट्स अ मेल, यानी उसके अंदर ये मेल में आता है। फातिमा की किताब या का किताब, की किताब, तो किताब क्या है, मुअन्नस है। तो ये जेंडर जो था ना, ये इन चीजों में यूज होता था। तो क्योंकि किसी बंदे को देखकर इट वाज क्लियर, लाइक 99.99999% चांसेस हैं कि यू गोइंग टू गेट इट राइट। आप किसी की शक्ल देखते हो, आप कहते हो मेल फीमेल, मेल फीमेल, यानी दिस वाज सो इंस्टिंक्टिव। और हमारा बिहेवियर लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ डीलिंग जो है वो इसी बेस पे चेंज होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जा रहे हैं और आपकी टक्कर हो गई है और गाड़ी से खातून उतरती हैं, तो आप उनके साथ फड्डा नहीं करते, आप कहते हैं चलें बाजी कोई बात नहीं जाए। अगर कोई बंदा निकलता तो कहता हो किधर भाई तुम्हारी आंखें बटन है, क्या हो गया, आप एकदम से अग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है। सो एक ऑटोमेटिक, अब वो अगर खातून बाहर निकले और आप उन्हें के सॉरी बाजी मैं कोई बात नहीं, अब जाए कि आप मेरा जेंडर क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मैं बाजी हूँ, व्हाई यू अज्यूमिंग माय जेंडर, हाउ डू यू नो, इजंट इट ऑब्वियस, मतलब मेरी आंखें नहीं, आई कैन सी यू आर अ वुमन, ठीक है, आई डोंट नीड अ मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है, आई नो इट बिकॉज दिस वाज सो इंस्टिंक्टिव। और इसीलिए ये चीजें तो इतनी इनग्रेन्ड हैं इंसानों के अंदर कि ये तो जानवरों में भी बात कॉमन है। जानवरों को भी पता है कि मेल एंड फीमेल है। जानवर तो नहीं आइडेंटिफाई कर रहे कि नो आई एम अ लायन बट आई एम आइडेंटिफाइंग एज अ लायनेस, ठीक है। सो दिस वुड नेवर हैपन। तो द थिंग इज कि इन्होंने क्या किया, इन चीजों को सेपरेट किया, सेक्स अलग कर दिया, जेंडर कह दिया। जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। जेंडर जो है वो आपका एक परसीव्ड है कि अगर आप अपने यानी आप मर्द हैं लेकिन आप अपने आप को फेमिनिन फील करते हैं अंदर से, तो आप अपने आप को फीमेल कह दें, आप कहते हैं कि आई एम अ वुमन एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। And the third thing was your sexual orientation, which means कि now you can say I'm a homosexual, heterosexual, bisexual, whatever, जिस किस्म की भी orientation आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। So क्या हुआ, ये जो तीन चीजें एक हुआ करती थी और सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसके अंदर सेक्सुअल रेवोल्यूशन ने आके सेपरेशन क्रिएट की, इनको सेपरेट कर दिया। सेक्स अलग चीज है, जेंडर अलग चीज है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग चीज है। अब ना हो ये रहा इंस्टाग्राम के ऊपर लोग आके अपने प्रेफर्ड प्रोनाउंस मेंशन कर रहे हैं, और उसमें कुछ हमारे मिस्कीन मुसलमान भी हैं जिनको ये नहीं पता, और वो वाकई में यानी लाइल्मी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि जो प्रेफर्ड प्रोनाउन आप बता रहे हो ये वो लोग बताते हैं जो अपने आप को LGBTQ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आई एम फ्रॉम दैट कैटेगरी। एक आम बंदे को हिम हिज लिखने की जरूरत नहीं है या शी हर करने की जरूरत नहीं है, उसको वो अंडरस्टूड है। नॉर्मली मैंने कहा था 99.999% आपको अंडरस्टूड है कि मैं इसको ही कहूं या शी कहूं, इट्स क्लियर। बट देन इफ यू आर स्पेसिफाइंग इट, इसका मतलब यह है कि आप नॉर्मल से अपने आप को अलग करना चाह रहे हो कि हाँ तुम्हें नजर तो मैं मर्द आ रहा हूँ बट प्लीज कॉल मी शी हर बिकॉज आई डोंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज हिम एंड ही एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो इसलिए वो प्रेफर्ड प्रोनाउन लिखते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी है कि जो पहली के बाद दूसरी कैटेगरी जो है जिसमें इस्लाम ने जोड़ा हुआ था या बाकी ट्रेडिशंस ने भी, बाकी रिलीजन्स ने भी जोड़ा हुआ था, इन्होंने आके तोड़ दिया। और तीसरी चीज उसके बाद तीसरी कैटेगरी वो है जो चीजें इस्लाम ने और बाकी मज़ाहिब ने अलग रखी हुई थी, इन्होंने आके जोड़ दी हैं, यानी उल्टा काम किया। वो क्या है, डिजायर, एक्शन एंड आइडेंटिटी। सो एक है आपका एक डिजायर है, यू हैव अ डिजायर, यू मे और मे नॉट एक्ट ऑन दैट डिजायर। यानी इस्लाम के अंदर है ना कि अगर आप गुनाह करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप गुनाहगार नहीं हैं, अनलेस कि आप एक्शन लेते हैं और आप गुनाह कर देते हैं, फिर आपको गुनाह मिलता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये सोच रहा हूं कि मुझे हमारे जो मीडिया पर्सन है उनका मोबाइल फ़ोन चोरी कर लेना चाहिए, तो मुझे अभी तक गुनाह नहीं मिला क्योंकि मैंने चोरी नहीं की, मैं अभी यहाँ बैठा सोच ही रहा था कि मुझे उसका फ़ोन चोरी कर लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ से उठता हूँ और जाके चोरी कर लेता हूँ, देन अब मुझे गुनाह मिल रहा है कि मैंने एक्शन किया और अब मैंने एक चोरी की हरकत की है, ठीक है। और आइडेंटिटी क्या है कि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दूं उस गुनाह के साथ जो मैं करता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल अब ये तीनों चीजें सेपरेट थी कि हो सकता है कि एक बंदा सोच रहा है लेकिन वो चोर नहीं है, चोरी कर भी लेता है लेकिन वो फिर भी
आदि मुजरिम नहीं है, वो गलती से चोरी होगी, वो तौबा करता है, वो अपने आप को अलग कर लेता है। और फिर वो चोर है जो कि हैबिचुअल चोर है और चोरी कर रहा है, और वो एक्चुअल उसकी आइडेंटिटी है कि वो चोर है, लेकिन इस्लाम उसको भी आइडेंटिफाई नहीं करता कि इसको चोर के तौर पर लेबल किया जाए, क्योंकि तौबा का रास्ता उसके पास भी खुला है, वो भी आज तौबा कर ले तो वो ठीक हो जाएगा। उसको अपनी प्रोफाइल में लिखने की जरूरत नहीं, आई एम अ चोर। अब ये क्या कह रहे हैं, अब इस मूवमेंट में क्या हुआ है कि बिकॉज यू हैव अ डिजायर फॉर समथिंग, even though you may not have acted on it, you start identifying as that person. So for example, if a person has a homosexual thought, एक passing thought, यानी आपको पता है हमें दिन में ना कोई 10,000 thoughts आती हैं, अब उन 10,000 में से कभी कभार thought of murder भी आ जाती है। मैं नहीं पूछूंगा आप में से इस कैंप में कितने लोगों को murderous thoughts आई हैं, ठीक है, कि मुझे किसी फलां बंदे को मार देना चाहिए। होता है कभी कभार किसी टीचर कोई बहुत आपको डांट रहा होता है, गुस्सा करता है, मैं किल हिम, ठीक है, या कोई आपको ट्रैफिक में कट ऑफ करता है, कहता है यार खुदा की कसम मैं इसको बर दिल चाहता है मुंह पे इसके में, तो कभी कभार थॉट आती है, बट इट्स नॉट सीरियस, इट्स अ पासिंग थॉट। पासिंग थॉट्स बहुत सारी आती हैं। अब ये मूवमेंट ये कहती है कि अगर आपको एक पासिंग थॉट भी आया है होमोसेक्सुअलिटी का, देन यू शुड आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज होमोसेक्सुअल, बिकॉज योर डिजायर्स आइडेंटिफाई यू। सो इट कुड बी कि एक लड़का अपने बाप के पास आए, कहता है कि अबू अबू आई एम अ होमोसेक्सुअल, तो वो कहते हैं बेटा हैव यू डन इट, कहते नो आई जस्ट थॉट अबाउट इट। तो अब क्या चाहिए, जूते मारने चाहिए इसको कि भाई पासिंग थॉट पे तू अपने आप को लेबल कर रहा है, तू अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना ले, लिख दे आई एम होमोसेक्सुअल जस्ट बिकॉज यू हैड अ पासिंग थॉट। सो द थिंग इज कि हमारे कभी भी हमारे अपने आप को गुनाहों से आइडेंटिफाई नहीं करते, वी डोंट आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद एनी रॉन्ग एक्शन। एंड द थिंग इज आइडेंटिटी जो है ना, ह्यूमन आइडेंटिटी, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, इट कुड बी अ मिलियन वेज। For example, you could identify as people wearing white socks versus people wearing black socks. You could identify as people who support one particular political party or another political party. You could identify as people with black hair versus people with brown hair versus people with blonde hair. You could identify as infinite number of things really. ठीक है, आप अपने आप को कितने, यानी कैटेगराइजेशन जो है ना, जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं, वो इट्स ऑल इन द माइंड। यानी आप कहते हो, यानी इवन जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की हुई है मैमल्स की और रेप्टाइल्स की, वो भी कुछ क्वालिटीज हमें लगता है इनमें सिमिलर है, तो क्वालिटीज तो हमारे में और किसी और बंदे में भी सिमिलर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला जो कुरान में कैटेगराइजेशन करते हैं वो बिलीवर्स और डिसबिलीवर्स की है, एंड अल्लाह ताला की सारी क्रिएशन जो है वो बिलीवर कैटेगरी में आती है, जो अल्लाह ताला की मखलूक है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, और इंसानों में भी ऐसे हैं जो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, और जिन्नों में भी ऐसे हैं जो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, और काफिरों में इंस और जिन दोनों में पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला तो क्लासिफिकेशन यूं कर रहा है, तो दिस इज अ गुड क्लासिफिकेशन, दोज हु रिमेंबर अल्लाह एंड दोज हु डोंट रिमेंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द हार्ट दैट रिमेंबर्स अल्लाह एंड द हार्ट दैट डजंट रिमेंबर अल्लाह इज लाइक द लिविंग एंड द डेड। वो लोग जिंदा और ये मरे हुए हैं। सो टेक्निकली क्लासिफाई करने के तरीके लिटरली इन्फिनिट है। सो व्हाई इज इट कि देयर इज सच अ स्ट्रेस नाउ कि यू आइडेंटिफाई with whatever you prefer in the bedroom? Let's classify mankind based upon what your preference is in the bedroom. कल को आप कोई अल्लाह माफ करे कोई सेक्सुअल एक्ट्स के तौर पे डिफाइन करना शुरू कर देंगे कि those people who prefer this act versus those who prefer that act, I am a this, I am a that, इस तरह आइडेंटिफाई करें लोग अपने आप। Why is that even important? I am asking. यानी क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंसान सोसाइटी को दे क्या रहा है, इंसान का स्किल सेट क्या है? हाँ, आई एम अ डॉक्टर, I'm an engineer, I'm a writer, I'm an author, I'm a philanthropist, I'm a politician, I'm a so and so। यानी क्या ये बेहतर नहीं था आइडेंटिफिकेशन करने का, बजाय ये कि what I prefer in the bedroom now identifies that। तो पता ही चला कि जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन की मूवमेंट थी उसने पहली दफा लोगों को इस बात पर आमादा किया कि आप अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को अपनी आइडेंटिटी बना लें। एंड द प्रॉब्लम विद दिस आइडेंटिटी इज कि पीपल चेंज ऑल द टाइम। People who were once who thought they were homosexual are no longer homosexual. तो फिर उन्होंने कहते हैं okay, then why don't you identify as bisexual? Or why don't you identify as कि I am, मेरी sexuality जो है ना वो fluid है, यानी I might prefer this or that or the other or whatever, ठीक है। So ये वो चीज़ है कि अल्लाह ताला की क्रिएशन को चेंज करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए। तो ये मैंने आपको 3 कैटेगराइजेशन बताई हैं। 2 चीज़ें, 2 कैटेगरीज वो थी जो इस्लाम और बाकी मज़ाहिब ने और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जुड़ी हुई थी, सेक्सुअल रेवोल्यूशन ने उनको आके तोड़ा, और आखिर में एक वो चीज थी जो अलहदा थी जिसको आके जोड़ दिया कि योर डिजायर्स डिफाइन हु यू आर, योर डिजायर्स डिफाइन हु यू आर।
अब आते हैं इस्लामिक पोजीशन के ऊपर। एक क्लेम ये जो डॉक्टर मेहरब की तरफ से था कि जी एक वीडियो में था इनका कि इस्लाम डजंट प्रोहिबिट होमोसेक्सुअलिटी, आई एम पैराफ्रेजिंग, कि इस्लाम डजंट प्रोहिबिट homosexuality because in order for Islam to prohibit homosexuality, Islam needs to define a gender binary. तो इतना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में बार बार डिफाइन कर चुके हैं कि हमने मेल और फीमेल पैदा किए हैं, मेल और फीमेल पैदा किए हैं। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुम्हें नफ्स वाहिदा से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से, और उससे उसकी ज़ौजा को पैदा किया, मेल और फीमेल, और इनमें से रिजाल मर्दों को और औरतों को पैदा करके दुनिया में फैला दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलैसा ज़कर कल उनसा, द मेल इज नॉट लाइक द फीमेल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज डिफाइनिंग दैट कि मेल डिफरेंट है, फीमेल डिफरेंट है। और इसके अलावा बेशुमार आयात हैं जहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बात कह रहा है कि हमने मेल और फीमेल पैदा किया है। तो पहली बात तो ये कि इस्लाम इज वेरी क्लियर ऑन दैट कि अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल पैदा किए। अच्छा, अब इसके बाद असल चीज आती है जो देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि वो एक्सेप्शंस क्या होती हैं। सो ना सिर्फ ये कि कुरान मजीद ने मेल और फीमेल को डिफाइन किया, बल्कि जेंडर रोल्स भी डिफाइन कर दिए कुरान में भी और हदीस में भी, कि व्हाट आर मेन सपोज्ड टू डू एंड व्हाट आर वुमेन सपोज्ड टू, यानी फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। यानी अगर हम लोग अभी ये बात करें कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां पे हम ये कहते हैं सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और हम कहते हैं कि जो बात अल्लाह की है वो आखिरी है, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में ना सिर्फ मेल और फीमेल डिफाइन कर रहे हैं बल्कि उनके रोल्स भी डिफाइन कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मेन आर द प्रोटेक्टर्स एंड मेंटेनर्स ऑफ वुमेन, नॉट वाइस वर्सा। एंड लाइकवाइज हदीस मुबारक में भी जेंडर रोल्स डिफाइंड है कि मर्दों के काम कौन से करने वाले हैं, औरतों के काम कौन से करने वाले हैं, इन्होंने ये करना है, इन्होंने ब्रेड अर्नर बनना है, प्रोवाइड करना है फैमिली को, ये करना है, नान नफका उठाना है, ठीक है, घर वालों का वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। और साथ साथ कुरान मजीद ने यह भी बता दिया कि होमोसेक्सुअलिटी की पनिशमेंट्स हैं। लाइक कौम लूत का वाकया जो है वो हर बच्चे को मालूम है, यानी जब भी आप स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स पढ़ते हो, कौम लूत का जब तज़किरा आता है तो इट हैज़ अ कंसेंसस, यूनानिमस कंसेंसस है तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट का कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ कबीरा सिन, इट्स अ मेजर सिन इन इस्लाम एंड वन ऑफ द मेजर सिन्स जिसका अजाब सबसे ज्यादा शदीद मिला। यानी बाकी कौमों पे भी अजाब आए, जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, सालेह अलैहिस्सलाम, उन पे भी अजाब आए, लेकिन जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया वो किसी पे नहीं आया। इट वॉज अ ट्रिपल पनिशमेंट, जहां पे बस्ती को शेक किया गया, चिंगाड़ की आवाज आई, उनको पलट के उल्टा दिया गया और आसमान से पत्थरों की बारिश हुई इन पे। This is how abhorrent the whole act of homosexuality is in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, the one who created me and you. इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो on those who are committing homosexual acts, बल्कि ना सिर्फ उन पे लानत की है, उन पे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत के लिए भेजे गए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों की रहमत के लिए भेजे गए। और वो एक तो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर और होमोसेक्सुअल्स पे लानत हुई है, नंबर 2 उन पे भी लानत की है जो क्रॉस ड्रेस करते हैं, men who dress like women and women who dress like men। उनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मुबारका में आपने लानत की है उन लोगों के ऊपर जो अपने जो बायोलॉजिकल जेंडर है उससे अपने आप को कहीं और लेके जाते हैं। इसके साथ साथ कुरान मजीद में वो तमाम आयात जहां पे शैतान का जिक्र होता है कि शैतान अल्लाह ताला की खलकत को चेंज करने के पीछे पड़ा हुआ है, कि ही वांट्स टू चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड ही प्रॉमिस्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मैं इन्हें गुमराह करूंगा, मैं इनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और ये तेरे नाशुक्र निकलेंगे। तो खलकत किसी की जेंडर सर्जरी और वो करना तो दूर की बात है, टैटूज बनाना भी हराम है कि आप अपनी स्किन को अल्टर कर दें परमानेंटली, इवन दैट इज हराम इन इस्लाम। तो लेट अलोन कि आप अपने पूरे के पूरे जेनिटल्स को रिमूव करवा दें। मुशरिकीन मक्का में अरब खवातीन का रवाज था, वो अपने दांतों को शेप करती थी, यानी दांतों को ब्रेसेस लगवाना या दांतों को कोई सर्जरी करवाना बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, दैट्स ओके एंड एवरीबडी एग्रीज टू दैट। द पॉइंट वाज कि उनके दांत ठीक होते थे, वो उनको सिर्फ शेप करती थी लाइक केनाइंस,
लाइक ऑल द टीथ आर पॉइंटेड। उनके वहां पे एक काइंड ऑफ एक रिवाज चल पड़ा कि ये खूबसूरती की अलामत है कि अपने दांतों को पॉइंटी बना देना। तो व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग इट, उनको भी कहा गया कि ये एक्ट हराम है करना। दिस इज चेंजिंग द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। जब अल्लाह ने तुम्हें दांत इस तरह से दिए, व्हाई आर यू चेंजिंग द क्रिएशन ऑफ अल्लाह? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो लेट अलोन दांतों को शेव करना, आप तो अपने पूरे के पूरे यानी पार्ट्स रिमूव करवाने अपनी बॉडी से। सो हाउ कुड इस्लाम? सो व्हेन यू से कि वी टॉक अबाउट राइट्स ऑफ LGBT एंड सो ऑन, प्लीज पहले इस्लाम पढ़ लो, पहले इस्लाम पढ़ लो, पहले कुरान पढ़ लो, पहले हदीस पढ़ लो, अल्लाह उसके रसूल ने क्या कहा हुआ है, उसके बाद एडवोकेसी करना। और मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव एडवोकेसी क्या है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट दैट इज। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ हियर कम्स द थर्ड जेंडर, कोट अनकोट, जिसको आप कहते हो इंटरसेक्स। नाउ द टर्म इंटरसेक्स, व्हाट डज दैट मीन? इंटरसेक्स एक बायोलॉजिकल कंडीशन है जहां पे एक बच्चा पैदा होता है तो वो बोथ जेनेटेलिया या पार्शियल जेनेटेलिया दूसरा भी उसके साथ होता है, और ये एक बायोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी होती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अगर मैं आपको ये कहता हूं कि हमारी कितनी उंगलियां होती हैं? 5। किसी की 6 हो सकती हैं? यस, ओके। सो स्टैंडर्ड क्या है? 5। अगर किसी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक को उठाएंगे तो लिखा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, यस, एंड दे हैव 5 टोज। नाउ अल्लाह ताला ने भी बता दिया मेल और फीमेल पैदा होते हैं। एक्सेप्शन क्या? तो अल्लाह ताला ने कहा मेल एंड फीमेल। इसी तरह से हमें पता है कि जी 5 उंगलियां ही होती हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार 6 उंगलियां भी हो जाती हैं। हाउ फ्रीक्वेंट इज दैट? इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर। बिल्कुल इसी तरह से जो इंटरसेक्स हैं, जो कि बोथ जेनेटेलिया के साथ कोई बच्चा अगर पैदा हो गया, एक एबनॉर्मैलिटी है, ये स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग पॉपुलेशन का 0.017% होता है। दैट्स हाउ रेयर इट इज, 0.017। इतने कम होते हैं ये मुआशरे के अंदर। अच्छा, ये जो इंटरसेक्स हैं, इनमें भी इवेंचुअली सेक्स पता लग जाता है क्या है, बिकॉज वो देखते हैं कि फ्रॉम वेयर द चाइल्ड इज यूरिनेटिंग, वो कैसे यूरिनेट कर रहा है, या फिर अगर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं तो प्यूबर्टी पे पता लग ही जाता है। बाय द टाइम द चाइल्ड हिट्स प्यूबर्टी यू फाइंड आउट एनीवे। एंड इस केस के अंदर कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स और वो चीजें अलाउड भी हैं, बिकॉज दिस इज एन एबनॉर्मैलिटी एंड इसको एक नॉर्मलसी की तरफ लेके जाना है। जिस तरह अगर किसी के दांत बेचारे के टेढ़े हैं, वो सीधा करके ठीक कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं इसमें। तो इसी तरह से किसी का अगर यानी एक्स्ट्रा कोई अपेंडेज वगैरह है और उसको रिमूव कराता है तो वो नॉर्मल होना चाह रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो कोई एक्स्ट्रा चीज है। तो इसी तरह से अगर कोई बच्चा जो है वो इस तरह से एबनॉर्मल होता है तो वंस द इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय मेडिकल डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स कि हाँ ये बेसिकली मोस्टली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स मेल है, तो फिर उसको मेल ही ट्रीट किया जाता है। क्योंकि शरीयत के जितने भी अहकाम हैं वो मेल और फीमेल के लिए हैं, सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए, उनको हेल्प भी करना चाहिए, उनको माशरे के अंदर स्पेस भी देनी चाहिए, उनको उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, उनके साथ एक मोहब्बत वाला रवैया होना चाहिए जो कि एक्चुअल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिनके साथ। सो वी शुड ऑलवेज बी ऑन द फ्रंट फुट इन हेल्पिंग सच पीपल आउट, ठीक है, उनके लिए एम्पैथी होनी चाहिए। सो दिस इज नाउ इंटरसेक्स, जो मैंने आपको टर्म बता दिया। प्रीवियसली स्पीकिंग एक और टर्म थी ट्रांससेक्सुअल और एक और टर्म थी ट्रांसवेस्टाइट, जो अब यूज नहीं करते, आमतौर पे ये टर्म्स अब यूज नहीं होती। अब ट्रांसजेंडर की टर्म आ गई है। तो बिफोर आई डिफाइन ट्रांसजेंडर, लेट्स लुक एट ट्रांससेक्सुअल। ट्रांससेक्सुअल ये था कि एक ऐसा मर्द या औरत जिसने अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई है, यानी उसने बाकायदा तौर पर अपनी, या तो अगर मर्द है उसने अपनी कैस्ट्रेशन करवाई है, जेनेटेलिया अपने रिमूव करवाए हैं मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, मे बी इम्प्लांट्स करवाए हैं, ठीक है, चेस्ट के ऊपर, तो ये कहेंगे कि ये ट्रांसवेस्टाइट है, सॉरी ट्रांससेक्सुअल है। और एक औरत जो है जो कि अपने चेस्ट को रिमूव करवाती है, ठीक है, और वो भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स करवाती है, तो उसके जरिए कहा गया कि ये जो है ये ट्रांससेक्सुअल है, कि इसकी सेक्सुअल एक सेक्स सर्जरी हुई हुई है इसकी। तो या तो ये टर्म थी जो कि मैंने बताया ये अलाउड नहीं है क्योंकि लोग बगैर वजह के भी करवा रहे थे। और सेकेंडली ट्रांसवेस्टाइट वो है जो क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं, जिनको आजकल ड्रैग क्वींस कहते हैं, जो बेसिकली होते वो मर्द ही हैं लेकिन वो औरतों की तरह कपड़े पहन के अच्छा महसूस करते हैं, दे जस्ट क्रॉस ड्रेस। तो ये था कि जी ये ट्रांसवेस्टाइट है। अब ये हो गया, टर्म आ गया ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर क्या है? बेसिकली द टर्म सेज कि इफ यू फील अ सर्टेन जेंडर देन यू आर दैट पर्टिकुलर जेंडर, जस्ट बिकॉज यू फील। एंड लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो बायोलॉजिकल मेल है थ्रू एंड थ्रू, क्योंकि बायोलॉजिकल मेल होना सिर्फ आपके जेनिटल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी डीएनए पे भी डिपेंडेंट है, आपके एक्स क्रोमोसोम से या XY क्रोमोसोम से। दैट्स हाउ हार्ड वायर्ड इट इज। और मेल और फीमेल के जो डिफरेंसेस हैं वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में है, मेल्स एंड फीमेल के, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द पिच ऑफ वॉइस टू मसल मास, बोन डेंसिटी, हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स
add to it. तो इसलिए मेल एंड फीमेल इज नॉट द सेम. यस वी आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज, लेकिन हमारे अंदर फर्क है और क्लियर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों साइड्स पे. कई काम ऐसे हैं जो औरतें कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते. कई काम मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा. और कुछ काम वो करती हैं जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है. तो अल्लाह ताला ने दोनों को एक खास तरीके से पैदा किया और इसी में खूबसूरती है. मर्दों की खूबसूरती मर्द होने में और औरतों की खूबसूरती औरत होने में. मर्दों की खूबसूरती औरत होने में नहीं है और औरत की खूबसूरती मर्दाना होने में भी नहीं है. सो अल्लाह ताला ने इन दोनों को इस तरह क्रिएट किया. लेकिन ट्रांसजेंडरिज्म जो टर्म है वो ये कहती है कि इफ यू फील लाइक यू आर अ सर्टेन जेंडर देन यू शुड बी दैट पर्टिकुलर जेंडर एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट दैट फॉर यू एंड यू शुड बी ट्रीटेड एज दैट. हक बात तो ये है कि मैं एक मर्द हूं, ठीक है. हक बात तो ये है कि मैं एक मर्द हूं, बायोलॉजिकल मेल हूं. लेकिन अगर मैं अभी आपके सामने ये कहूं कि जी मैं आइडेंटिफाई करता हूं एज अ फीमेल एंड दिस इज कोट ऑन कोट, वो कहते हैं दिस इज योर ट्रूथ, दिस इज माई ट्रूथ, कि आई एम अ फीमेल, ऑल ऑफ यू शुड प्ले अलॉन्ग विद मी. अच्छा, बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे मजहब की डिफरेंट बिलीफ्स हैं, ठीक है. वो फॉर एग्जांपल हिंदूज की अपनी बिलीफ्स हैं, क्रिश्चियंस की अपनी है, जूस की अपनी है, मुसलमानों की अपनी है, कोई और सेटनिस्ट है उनकी अपनी बिलीफ्स हैं. हर बंदा अपने अपने जगह पे खेल रहा है, ठीक है. हम ये, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि जितने भी मज़ाहिब हैं डिफरेंट हैं, चाहे वो जितने भी कोई क्रेजी किस्म के उनके ख्यालात हों, वो हमारे ऊपर थोपते नहीं हैं कि क्योंकि हम एक लेट्स से XYZ खुदा को मानते हैं, तुम सारे उसको मानो. And if you don't believe him, I will be very hurt because you're not accepting my truth. Nobody says that. But here they are expecting everybody to conform to your quote unquote truth. कि मैं जो अपनी हकीकत, यानी तुम सारे के सारे मेरे साथ पागल बन जाओ, यानी तुम लोग भी अपनी आंखों को बिलीव ना करो. आपको एक मर्द नजर आ रहा है, दाढ़ी नजर आ रही है, ठीक है, हाइट और बिल्ड नजर आ रही है, आवाज नजर आ रही है, और आपको कि नहीं आप औरत ही हैं. And you accept it. And don't say anything, otherwise I'll be deeply offended and hurt. The point of the matter is science doesn't care about your feelings. Science होती है, biology होती है. It speaks whatever it speaks. ठीक है. आपका DNA बता रहा है, आपकी genetics बता रही हैं, आपकी bone density बता रही है, आपका muscle mass बता रहा है, आपके genitals, सारी चीजें एक तरफ पॉइंट कर रही हैं. आपका कद काट है, सारी चीजें. और इसके बावजूद अगर एक बंदा जो है वो एक और ओपिनियन लेता है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि सारे मेरे साथ प्ले अलॉन्ग करें, देन दिस इज अदर देन द ट्रूथ. सो ये सबसे बड़ा मसला जो ट्रांसजेंडर मूवमेंट के साथ है. एक और इशू जो इसमें समझ आता है वो ये है कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रांस मूवमेंट आर दैट नाउ अमेरिका में तो ये चीज़ें और यूरोप में बहुत कॉमन हो रही है, हमारी तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है विद पीपल लाइक जो मैंने नाम लिया है, डॉक्टर मेहरब मोइज़. इस तरह के लोगों के साथ ये चीज़ें आहिस्ता से यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है. अमेरिका में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं? बाथरूम्स का मसला चल रहा है कि मर्द बायोलॉजिकल मेल्स आर नाउ गोइंग इनटू फीमेल वॉशरूम्स वेयर दे आर टेकिंग शावर्स. आपको पता है वहां तो हया वगैरह वैसे कुछ नहीं है, तो वो तो जॉइंट शावर्स होते हैं, मर्द हैं या औरतें हैं सारे ऐसे ही, वो कहते हैं ना खुला खाओ और नंगे ना हो, तो यही काम चल रहा होता है. तो वहां पे अगर कोई मर्द घुस जाए तो कहते हैं ठीक है, अब वो अगर वो आइडेंटिफाई करे, एंड देयर आर वुमेन नाउ हु आर कंप्लेनिंग कि वी आर अपसेट बिकॉज हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, यानी क्योंकि वो नेकेड है, हमारे शावर में घुस आया है, वी कैन सी दिस पर्सन इज अ मेल, लेकिन कह रहे नो आई आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, डोंट वरी अबाउट इट. सो ये एक प्रॉब्लम जो है वहां पे उनको फेस करना पड़ा है. और आपको पता है कि इस तरह के केसेस भी है जहां पे एक लड़का जो अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई कर रहा था एक हाई स्कूल के अंदर, वो एक लड़कियों के बाथरूम में जाके उसने एक बच्ची जो है उसको जाके रेप कर दिया उसने. And he was identifying as a transgender female, although he was a male. और उसके बारे में बहुत केस बना और वो उसको स्कूल ने बहुत हश करने की कोशिश की कि नहीं ये तो ये हो गया वो हो गया. तो अब ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं. सो देयर आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, वी हैवंट रियली थॉट इट थ्रू. लगता तो ये है कि हमने सोचा नहीं इसके बारे में. दूसरी बात ये ट्रांसजेंडर्स इन स्पोर्ट्स, ये भी एक बहुत एपिक मसला बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे मर्द जो हैं वो औरत के तौर पर आइडेंटिफाई करके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे मेडल जीत रहे हैं. सो नाउ हो ये रहा है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट और ट्रांसजेंडर मूवमेंट का आपस में टकराव हो रहा है पहली दफा. पहले तो ये आपस में सारे बहन भाई होके जिंदा रह रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वुमेन्स स्पोर्ट्स में वुमेन्स को ओब्लिटरेट किया जा रहा है. ठीक है. सो देयर इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि मेल ट्रांजिशन टू अ फीमेल, लिया थॉमस के नाम से, उसने स्विमिंग के रिकॉर्ड तोड़ दी जाके, और औरतों को और मेंस कंपटीशन में व्हेन ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट वो कोई नंबर 500 एंड समथिंग पे आ रहा था.
और जब वुमेन में आया, पार्टिसिपेट किया, ही बीट द लीडिंग फीमेल बाय अबाउट 38 सेकंड्स। 38 सेकंड्स जो है ना, वो एक अरसा दराज होता है स्विमिंग में। स्विमिंग में होता है यानी आप 38 सेकंड में लिटरली 1-2 लैप से आ रहे हो आप। यानी वैसे होता था 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड चलो मैक्सिमम हो गया जी, इतने क्लोज होते थे कॉम्पिटिशन। लेकिन ये क्या हो रहा है, वो फिनिश करके आराम से चिल कर रहे हैं और बाकी खवातीन भी स्विमिंग हो रही है। तो उस पर एक कभी यूरोपियन जो ना स्विमिंग फेडरेशन है, उन्होंने एक्शन लिया कि जी वी विल नॉट अलाउ बायोलॉजिकल मेल जिनका सेक्स मेल था टू पार्टिसिपेट इन फीमेल स्पोर्ट्स, इवन इफ दे हैव गॉन थ्रू सर्जरी। हालांकि इसकी सर्जरी नहीं हुई भी, इवन इफ दे हैव गॉन थ्रू सर्जरी। वजह यह कि आप जिंदगी के 20-25 साल यू रीच प्यूबर्टी एज अ मेल, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जितना टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है और उसकी वजह से जितनी आपकी लंग कैपेसिटी हो चुकी है, बिकॉज मैन हैव अ ग्रेटर लंग कैपेसिटी देन वुमेन, आपकी जो लंग कैपेसिटी हो चुकी है, जो आपका मसल मास बन चुका है, जो आपकी बोन डेंसिटी हो चुकी है, औरत तो उसके करीब करीब ही नहीं है। वो तो बेचारी फ्रेजाइल सी खवातीन है, उनके साथ तुम जाके वो कर रहे हो। इसी तरह से MMA फाइटर्स जा रहे हैं, यानी अ मैन आइडेंटिफाइंग एज अ फीमेल participating in women's mixed martial arts. It's like watching domestic violence on television. Literally it's like that bad. कि कोई मर्द जो है ना औरत को तफे छिक रहा है और सारे खुश हो रहे हैं कि ओह वेरी गुड, आर यू क्रेजी, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। अगर ये चीज वैसे नॉर्मली बताया जाए कि जी आज एक मर्द ने एक औरत पर तशद्दुद किया, पूरा कौम जो है वलवला यानी शोर हो जाता है। लेकिन नाउ इट्स मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, मर्द औरत को पीट रहा है एंड एवरीबडी इज हैविंग अ गुड टाइम कि दिस इज गुड। ओके यार, अब उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, लड़की की बॉडी का बेड़ा गर्क करके रख दे वो, लेकिन फीलिंग्स उसकी हर्ट नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज नाउ द क्रेजीनेस एंड देयर आर मेनी अदर स्पोर्ट्स जहां पे ये हो रहा है। हर लिटरली एवरी रिकॉर्ड इज बीइंग ब्रोकन इन वुमेन्स स्पोर्ट्स बाय मेन। सो टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स। वुमेन्स राइट्स, आप तो वुमेन को ओब्लिटरेट कर रहे हो, सफाई हस्ती से मिटा रहे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मेनी माशाल्लाह सेन वुमेन इवन इन द US जो अब अपनी आवाज उठा रही हैं और वो कह रही है वी विल नॉट हैव दिस नॉनसेंस एनी मोर। जिसका जी चाहता है आके करता है। एक तो बल्कि रैपर है, जूबी आई थिंक नाम है उनका, इंग्लैंड में। ही यानी ही लाइक वर्क्स आउट, ही इज क्वाइट बफ। वो एक वुमेन्स वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में गए, डेड लिफ्ट का कॉम्पिटिशन था, वहां गए और वैसे ही जस्ट वॉकड इन एंड ही इज अ बिग गाय। तो ही सेड सॉरी नॉट अलाउड। उसने कहा नो वेट, आई आइडेंटिफाई एज अ वुमन। ओह ओके ओके। वो अंदर गया, उसने जाके डेडलिफ्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया औरतों का एंड बाहर आ कहते हैं इससे ज्यादा तो मैं जिम में लगा लेता हूं। एंड करंटली ही इज होल्डिंग द डेडलिफ्ट रिकॉर्ड। और वो जब बाहर आया उसने कहा नाउ आइडेंटिफाई एज अ मैन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द LGBTQ मूवमेंट देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग जेंडर फ्लूइड, व्हिच मींस के यू कैन बी जेंडर फ्लूइड। आप अपना जेंडर जो है जब चाहे बदल लें। आप अभी आप सुबह के टाइम आप मर्द हैं, शाम को आप औरत हो जाए, सुबह फिर मर्द बन जाए आप। तो आप बिल्कुल जिस तरह बच्चे निक्कर बदलते हैं, आप अपना जेंडर बदलते रहें, सुबह शाम जेंडर बदलें आप, कभी कुछ कभी कुछ। एक औरत जो है वो अपने आप को मेल आइडेंटिफाई करे, विरासत में हिस्सा ले ले, उसके बाद के नाउ आई एम अ वुमन। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन एक्चुअली गो रॉन्ग इन दिस सिचुएशन। सो यहाँ पे क्या होता है, और हमारे लिए पाकिस्तान में ये ट्रांसजेंडरिज्म जो है, दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी के पीपल शुड बी आइडेंटिफाइड एज व्हाटएवर दे से दे आर, दिस ओपन्स द डोर टू होमोसेक्सुअलिटी। क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी पाकिस्तानी लॉ में तो मना है, इम्परमिसिबल है, हराम है। लेकिन अगर एक बंदा अपने आप को आइडेंटिफाई वुमन कर रहा है तो टेक्निकली इट वाज अ मेल फीमेल रिलेशनशिप। यानी इफ देयर इज अ मैन, ही नाउ आइडेंटिफाइज एज अ वुमन, कोई सर्जरी कुछ नहीं हुआ, ही जस्ट आइडेंटिफाइज एज अ वुमन, हैज रिलेशनशिप विद अ मैन, तो टेक्निकली इट्स अ मैन विद अ वुमन। तो शरिया के अंदर यानी हमारे कानून के अंदर टेक्निकली ये मर्द और औरत का रिश्ता था। मसला ये हाउ डू यू डिफाइन अ वुमन, ये सवाल आता है ना फिर कि औरत आप किसको जो ना किसको बोलते हो। तो हमारे यहाँ पे इन्होंने, और फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मैं जिक्र कर चुका हूँ। सो अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये ट्रांसजेंडर इन्होंने एक टर्म क्रिएट की, देयर आर मेनी अदर टर्म्स दैट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड एंड गिवन इक्वल स्पेस जस्ट लाइक द ट्रांसजेंडर। फॉर एग्जाम्पल ट्रांस रेस के I identify, although I'm a Pakistani, I identify as a Saudi, which means कि now I am eligible to become इमाम काबा, क्योंकि इमाम काबा होने के लिए सऊदी नेशनल होना जरूरी है। या अगर मुझे किसी किंगडम पे आना है, किंगशिप पे आना है, तो मुझे मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर लूँ।
या जिस तरह वो अमेरिका के अंदर हिस्पैनिक्स और अफ्रीकन अमेरिकन और उनकी बात करते हैं, तो अगर एक हिस्पैनिक कहता है कि आई एम एक्चुअली, मुझे आप बाहर निकालने की बात ना करो, मुझे इलीगल इमिग्रेंट ना कहें क्योंकि आई आइडेंटिफाई एज इटालियन अमेरिकन, तो उसकी रिस्पेक्ट की जाए इस बात पे। ट्रांस रेस वुड सीम मोर प्लॉजिबल इन फैक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वो लिंक तो बनता ही होगा उनके साथ, कहीं ना कहीं से तो मतलब कोई ना कोई कनेक्शन निकल ही आता होगा। इसी तरह से एक और चीज़ है जिसको कहते हैं ट्रांस एज, कि यू कैन बेसिकली बी एनी एज यू वांट टू बी, बिकॉज अगर हम लोग बायोलॉजी को डिनाई कर रहे हैं तो फिर एज भी तो बायोलॉजी का ही पार्ट है ना। तो आप डिनाई करते हैं, जहां हमने जेंडर यानी उसके जेनेटेलिया को डिनाई कर दिया तो एज को भी करते हैं। और आपको पता है देयर इज एन एक्चुअल ग्रुप आउट देयर जो अपने आप को ट्रांस एज कहते हैं, एंड दीज आर अ बंच ऑफ पीडोफाइल्स एक्चुअली, जो बेसिकली ही माइट बी लाइक अ 50-year-old मैन, वो कहता है, और उसका एक रिलेशनशिप है एक 13 साल के बच्चे के साथ। तो कहते हैं आई आइडेंटिफाई एज ए 11-year-old गर्ल, आई एम ट्रांसजेंडर एंड ट्रांस एज, तो यू कैन जज मी बिकॉज inside I feel like an 11-year-old girl. Or this 50-year-old man might be having a relationship with a 12-year-old girl, saying ke I identify as a 12-year-old boy, so I'm trans age. और मैं आपको बताऊं ये एक्चुअल कंडीशन है, मेरे पे ये फतवा लग चुका है ट्रांस एज होने का। जब मेरे जमाना जालियत में ना, बिकॉज I like to do crazy things and all that, तो my friends used to accuse me कि तुम जो है ना अभी तक बच्चे ही रहोगे, यानी क्योंकि तुम हरकतें इस तरह करते रहते हो, हंसी मजाक जोक्स वगैरह। So they would say कि, and they actually looked it up and they found out कि there's a condition called the Peter Pan syndrome, कि where a person doesn't really grow up, यानी कि वो उसी टीनेज में रहता है हमेशा। तो ये तो एक प्रॉपर कंडीशन है जिसके बारे में एक्चुअली यानी साइकोलॉजिस्ट भी बात करते हैं कि यस इट इज अ कंडीशन जहां पे सम पीपल डू कंसिडर देमसेल्व्स कि हम इस एज के ऊपर हैं, जनरली वो उसी एज में कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर आप करना शुरू करें तो फिर आप सोचें कि कोई 25 साल का लड़का जो है वो अंडर 18 खेल रहा है, जी अंडर 18 खेल रहा है वो, तो कह रहे हैं कि भाई आप क्यों आ रहे हैं भाई, आपके यार आई आइडेंटिफाई एज अ 17-year-old, मैं अंडर 18 हूं, तो फिर उसको भी स्पेस देनी चाहिए। तो फिर अंडर 18 के अंदर टूर्नामेंट्स में क्या हुआ करेगा, सारे डशकरे खेल रहे होंगे और बच्चे बेचारे तमाशा देख रहे होंगे, यार हमारा तो कोई चांस ही नहीं रह गया पीछे। अच्छा, इसी तरह से ट्रांस वेट भी हो सकता है, अगर हम बायोलॉजी डिनाई करें, लेट्स गो ऑल आउट, राइट। सो ट्रांस वेट ये भी एक कैटेगरी है बाय द वे, पीपल हु माइट बी अ सर्टेन वेट बट आइडेंटिफाई एज फार लेस देन देयर एक्चुअल वेट। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉक्सिंग मैच हो तो आई वुड बी क्लासिफाइड एज हैवी वेट। इमेजिन करें मैं किसी फ्लाई वेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लूं जाके, वो आइडेंटिफाइज फ्लाई वेट, और जाके फ्लाई वेट को फैंटी चढ़ाने शुरू कर दूं, और जो कि 100 पाउंड के 105 पाउंड के हैं, तो ये क्या जुल्म और ज्यादती नहीं है? तो वो भी कहेंगे कि सर ये तो ज्यादती है, क्या कर रहे हैं? मैं कहूँ नहीं यार आप मुझे जज नहीं कर सकते बिकॉज आई एम ट्रांस वेट, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, ठीक है। माई फीलिंग्स आर वे मोर इंपॉर्टेंट देन बायोलॉजी एंड साइंस एंड द ट्रूथ विद द कैपिटल T। सो डू यू अंडरस्टैंड नाउ कि ये कितना बड़ा पेंडोरास बॉक्स है जिसको ये खोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज they wanted to somehow let the sexual revolution get some steam and take traction. So ये सारी बातें हमारे सामने आती है और हमसे पता चलता है कि वैसे तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात लगती है, लेकिन it seems like the world is running out of common sense. So the issue with the transgender movement is that they want everybody to pretend along with them. So when a person says कि I identify as so and so, literally what they're saying is I pretend to be so and so, कि although reality है लेकिन I'm pretending to be this। और आपको पता है छोटी उम्र में जो है ना बच्चे तो कुछ भी pretend कर लेते हैं। कोई बच्चा सुपरमैन बनना होगा, कोई हल्क बनना होगा, कोई स्पाइडरमैन बनना होगा, तो क्या उसको इस तरह आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें कि बेटा तुम बाकी में सुपरमैन हो, जाओ छत से छलांग मारो जाके, तुम स्पाइडरमैन हो, तुम फलाने हो। यानी वी हैव टू हैव सम कॉमन सेंस कि बच्चे, और अब ये हो रहा है कि जो बच्चे बेचारे थोड़ा सा कोई ऐसी बात करते हैं, बच्चे तो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। अब बाहर ये हो रहा है कि जो काउंसलर्स और थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चों को यानी रोक भी नहीं सकते इसके ऊपर। दे हैव टू नाउ अफर्म इट, दे हैव टू अफर्म व्हाटएवर जेंडर दे आर सेइंग। सो ये एक और कैन ऑफ वर्म्स हमारे लिए खोल रहा है। सो मोस्ट चिल्ड्रन हु आइडेंटिफाई एज अ डिफरेंट जेंडर टू व्हाट दे वर बोर्न एज, दे इवेंचुअली ग्रो आउट ऑफ इट। यानी स्टेटिस्टिकल डेटा अगर आप उठा के देखें तो बच्चे अगर शुरू में थोड़ा सा, अगर एक मर्द है, एक मेल चाइल्ड है, उसमें थोड़ा सा जनानापन है, इवेंचुअली दे ग्रो आउट ऑफ इट। वंस प्यूबर्टी हिट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। दूसरी बात ये कि
जो लोग सर्जरी के थ्रू गुजरते हैं, कहा यह जाता था कि इसलिए सर्जरी करवाते हैं क्योंकि अदरवाइज दे वुड हैव किल्ड देमसेल्व्स, वो बेचारे खुदकुशी करके मर जाते हैं। और ऑल्दो जब आप स्टेटिस्टिकल डेटा देखते हैं तो सुसाइड रेट्स कोई कम नहीं होते पोस्ट सर्जरी, रादर दे आर इंक्रीजिंग आफ्टर सर्जरी। वंस दीज किड्स गो थ्रू सर्जरी, यानी एक्चुअली अपने जेनिटेलिया रिमूव कराते हैं, उसके बाद सुसाइड रेट डाउन नहीं जाते, बढ़ जाते हैं बल्कि। तो व्हाई इज इट दैट यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद समथिंग दैट इज शोइंग टू यू स्टेटिस्टिकली कि उसके कोई बेनिफिट्स नहीं हो पा रहे, सिवाय इसके कि आपके पॉलिटिकल एजेंडास जो है वो पुश हो रहे हैं, एंड इट्स नॉट ब्रिंगिंग यू रियल हैप्पीनेस एनीवे। Rates of children who are identifying as transgender have increased exponentially since 2010, यानी एक मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह इसके बारे में हाइप बनती जा रही है, लोग बात कर रहे हैं, तो 2010 से इसके बारे में बहुत ज़्यादा बच्चों ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया आउट ऑफ पीयर प्रेशर और वट एवर, बिकॉज नाउ उनको ऑप्शन दी जा रही है कि यू डोंट हैव टू कन्फॉर्म टू द जेंडर बाइनरी, यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट टू बी। आई मीन इमेजिन हाउ अट्रैक्टिव दैट लुक्स टू अ चाइल्ड कि यू कैन बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन। और अभी जेंडर्स जो है ना वो बाय द वे सिर्फ मेल और फीमेल के अलावा इन्फिनिट नंबर हो सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई एज अ कैट ऑल्सो इफ यू लाइक, you can identify as a dog, you can identify as anything literally, and people should respect you for that, and you can come up with your own pronouns, z, zer, whatever, जो भी आप यानी करना चाहो, और people उसको respect भी करें और उसको यानी आपकी dream और fantasy के साथ they should play along with you. So what these kids needed was psychological help, not gender reassignment surgeries to become something that they think they are. इसको gender dysphoria कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, यानी APA जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है, उसके अंदर आज भी जेंडर डिस्फोरिया है कि जहां पे एक बंदा अपने जेंडर जो जिसमें वो पैदा हुआ था उसके साथ कंफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। यानी जिस बायोलॉजी के साथ वो पैदा हुआ है, जिस क्रोमोसोम के साथ वो पैदा हुआ है और जो वो फील कर रहा है उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो इसको साइकोलॉजिकली रिजॉल्व किया जाए। यानी खुद सोचे ना, विच इज एन ईजियर ऑप्शन। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमारे पास अगर एक बच्चा आता है, लेट्स सपोज वो ये कहता है कि मैं मेल हूं बट आई फील लाइक अ वुमन, ठीक है, मेरी फीलिंग्स जो हैं, मेरे शौक जो हैं वो लड़कियों वाले हैं, तो अब मैं क्या करूं? मेरे लिए आसान ऑप्शन क्या है? इसकी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा दूं और कहूं कि तुम औरत ही हो, या इसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए, मेंटरिंग के जरिए, काउंसलिंग के जरिए जिस चीज में वो बायोलॉजिकली है उसी के ऊपर अफर्म किया जाए। काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट इज वे इजियर एंड उसके साइड इफेक्ट्स वो नहीं है जो इसके है, क्योंकि एक दफा सर्जरी होगी उसको तब ख्याल है कि सॉरी यार गलती हो गई मेरे से, देयर इज नो वे बैक नाउ, देयर इज नो वे बैक बिकॉज द डैमेज इज ऑलरेडी डन। ये प्रोसीजर्स रिवर्सिबल प्रोसीजर्स नहीं है, एक दफा हो गया, इट्स डन एंड डस्टेड। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आपने सिर्फ उसके जेनिटल्स अगर चेंज कर दिए, उनको कोई फॉर्म दे दी है जो कि सिर्फ सुपरफिशियल है, बाय द वे दिस इज नॉट गोइंग ऑल द वे इन, आपकी पूरी एनाटॉमी नहीं चेंज कर दी उन्होंने, सिर्फ सुपरफिशियली उन्होंने कोई प्रोसीजर्स किए हैं, ओनली सुपरफिशियल। उन्होंने आपका डीएनए चेंज नहीं किया, उन्होंने आपका मसल मास चेंज नहीं किया, उन्होंने आपकी बोन डेंसिटी चेंज नहीं की, उन्होंने आपके हार्मोनल लेवल्स शायद टीके शीके लगा के कुछ किया, लेकिन जो ऑलरेडी जिन हार्मोन्स पे आप ग्रो अप हुए हैं उससे जो आपकी डेवलपमेंट हुई है वो रिवर्स नहीं हो जाएगी उससे। सो इट्स नॉट गोना वर्क एनीवे इवन इफ यू गो विद दैट प्रोसेस। लेकिन इसको अब मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल हु आर आइडेंटिफाइंग एज द अदर जेंडर, इसमें ज्यादातर अक्सरियत जो है वो फीमेल्स की है, यानी टीनेज गर्ल्स स्पेशली एट रिस्क हैं, क्योंकि उनके अंदर ये पीयर प्रेशर के साथ कन्फॉर्म करना ज़्यादा कॉमन है। ख़ास तौर पे हमने देखा था कि जब ये लड़कियों में एनोरेक्सिया फैलना शुरू हुआ, सेल्फ हार्म शुरू हुई, तो वो पीयर प्रेशर की बेस पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी कि लड़कियां जो हैं वो सर्टन ग्रुप्स में अगर एक लड़की आइडेंटिफाई करती है कि यू नो आई एम टू फैट, आई एम ओवर वेट, हालांकि वो ठीक होगी, मतलब अपने वेट के हिसाब से ठीक होगी, लेकिन उसको समाओ एक अगेन फोबिया सा क्रिएट हो गया कि नहीं मैं जो ना बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना प्रॉब्लम्स हैं, तो बाकी लड़कियां जो उसके साथ हैं पीयर ग्रुप में वो भी इस तरह आइडेंटिफाई करना शुरू कर रही हैं। एंड लाइकवाइज अगर एक सेल्फ हार्म कर रही है और उसको डिप्रेशन हो रहा है तो वो भी काइंड ऑफ पास ऑन कर रहा है एक दूसरे में। बिल्कुल इसी तरह से ये ट्रांसजेंडरिज्म जो है ये टीनेज गर्ल्स में बहुत ज़्यादा लाइकली है कि उनमें ये चीज़ फैले, और फैल रहा भी है जिस तरह के स्टेटिस्टिक्स बताते हैं। सो नाउ द स्टेटमेंट दे ऑफन यूज, इसके एक कॉमन स्टेटमेंट कहते हैं कि ट्रांस वुमेन आर वुमेन। एक स्टेटमेंट बोलते हैं ट्रांस वुमेन यानी वो मर्द जो कि औरत कह रहा है अपने आप को, एंड ट्रांस वुमन होने के लिए सर्जरी रिक्वायरमेंट नहीं है बाय द वे। यू कुड बी अ कंप्लीटली 100% बायोलॉजिकल मेल एंड यू कुड से आई एम अ ट्रांस वुमन एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट यू। इसके लिए कोई इंजेक्शन और टीकों की भी जरूरत नहीं है, बस आप आइडेंटिफाई कर दें, दैट्स इट। सो वो कहते हैं ट्रांस वुमेन आर वुमेन, दिस इज अ स्टेटमेंट से।
Now this statement itself is kind of incomplete, क्योंकि आप trans women are women. Why are you saying that? यानी अगर वो women है तो फिर just leave it at that. Leave it at that. You know, everybody should be able to know what a woman is and what is not. But अब जब ये कहते हो कि trans woman is a woman, then this begs the question, what is a woman? Because आप trans women को identify कर रहे हो as a woman, then what is a woman जो trans women है? It's like the statement कि अगर मैं ये कहता हूँ आपसे for example कि hot dogs are dogs. तो अगर ये मैं statement बोलता हूँ hot dogs are dogs, so you will ask me कि okay Zia bhai, but what do you mean by a dog? ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, but what do you mean by a dog? तो मैं कहता हूँ, well, if I say to you कि a dog is basically an animal that walks on 4 legs, has canine teeth, does this, इस तरह के behavior show करता है, तो फिर आप कहोगे नहीं, फिर then a hot dog is not really a dog because a hot dog doesn't have 4 legs and a hot dog doesn't have canine teeth. ठीक है, but if I identify a dog as something else, कि a dog is anything that is consumed or eaten or something, ठीक है, then yes, hot dog could be a dog. तो पहले आप डिफाइन तो करो डॉग क्या है, ठीक है. इसी तरह से मैं अगर आपको कहता हूं कि टॉय गन्स आर गन्स, टॉय गन्स आर गन्स, ओके, लेट्स लुक एट दैट स्टेटमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय गन्स? इफ बाय गन यू मीन समथिंग, जब किसी एयरपोर्ट पे जाते हो लिखा होता है नो गन्स अलाउड, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स समथिंग दैट होल्ड्स बुलेट्स, हैज गन पाउडर, you pull the trigger and a bullet comes out and it's lethal. That weapon is lethal, it could kill you. That's what they mean by a gun. Now does that include water guns? कि अगर एक बच्चा जो एयरपोर्ट में वाटर गन लेके घूम रहा है तो नहीं पकड़ो उसको, हवालात में बंद कर दो, या वो कोई ऐसी वो नर्फ गन या लेजर गन लेके फिर रहा है ऐसे जो है ना वो, तो उसको तो नहीं अरेस्ट किया जाएगा. तो व्हाट डू यू, व्हेन यू से टॉय गन्स आर गन्स, व्हाट डू यू मीन बाय गन्स? पहले ये आइडेंटिफाई करो. अगर आप ये कहते हो कि गन कुड बी एनीथिंग दैट लुक्स लाइक दिस, okay fine, then I can accept it. So now when you say trans women are women, what are you saying? How do you define a woman? क्योंकि अभी तक यानी इंसानी पूरी तारीख उठा के देख लें, up until the last like what 50 years, woman was understood. woman क्या है? Woman was a biological female that has the ability to give birth, ठीक है, has the ability to reproduce in that perspective. So जब ये यानी अब उनको वो कहते हैं women को अब कहते हैं birthing person कहना शुरू कर दिया उन्होंने. birthing person या उससे भी worse definition, menstruating people. These are the terms now used for women. यानी औरत का जो मकाम था उसको आपने बस यहां डाल के रख दिया. So now this has become even more problematic कि जहां पे अब आपने यही, और आपको पता है कि अमेरिका में इस वक्त यानी they're having a very hard time different, आप उस पर देखो कि वो औरत को डिफाइन नहीं करते, औरत की बात बहुत करते हैं लेकिन औरत को डिफाइन उनसे आप किसी से पूछ लें तो उनको मौत आना शुरू हो जाती है कि व्हाट आर दे सेइंग, हाउ कैन वी डिफाइन अ वुमन बिकॉज देयर आर सो मेनी मेन कोट अनकोट मेल्स हु आर आइडेंटिफाइंग एज वुमेन. सो हम इसको अब किस जुमरे में लेके आए? अब कोई बंदा भी जो ऊपर से सुर्खी पाउडर लगा के अपने आप को औरत कहते हैं उसको औरत मान लिया जाए, उसको औरत ट्रीट भी किया जाए, उसको वुमेन स्पोर्ट्स में भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने दिया जाए. सो दिस इज नाउ बिकमिंग समथिंग दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. सो मेडिकल कम्युनिटी जो है इट इज़ वेरी क्विक टू अफर्म जेंडर नाउ. यानी हो ये रहा है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको पूरी एक कैंपेन चल रही है जहाँ पे उनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि आप लोग, बच्चा जैसे ही आगे कहता है कि आई फील लाइक अ वुमन, यू जस्ट अफर्म इट, बजाय उसको सवाल पूछना, काउंसलिंग करना, नहीं, स्ट्रेट अवे जो वो कह रहा है उसकी बात मानो और उसको आप अफर्म करो कि जो वो जेंडर कह रहा है वो वही है, एज अपोज टू जो पहले होता था रिपेरेटिव थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी या किसी और किस्म की चीज़ें. रिपेरेटिव थेरेपी में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी थी, उनको माइनस करके यानी शॉक ट्रीटमेंट एंड वो हम उसको एडवोकेट नहीं करते. लेकिन जहाँ काउंसलिंग और मेंटरिंग की बात है वो तो होनी चाहिए डेफिनेटली कि काउंसलिंग करें, मेंटरिंग करें, शायद हार्मोन जो ना ट्रीटमेंट भी देनी पड़ जाए उसको, और उसके ज़रिए उसको एक अच्छे अंदाज में वापस उसी अलाइनमेंट पे लेके आया जाए जिस पे वो पैदा हुआ था. दूसरी चीज़ ये कि यही जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, कोई बच्चा भी जो आइडेंटिफाई करता है एज ट्रांस, एक काम जो वो फौरन से करते हैं वो करते हैं उसको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे लगा देते हैं. एंड प्यूबर्टी ब्लॉकर्स बेसिकली एक लूप्रॉन के नाम से एक ड्रग है विच इज एक्चुअली यूज्ड फॉर केमिकल कैस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स. रेपिस्ट वगैरह जो होते हैं ना जिनको केमिकली कैस्ट्रेट किया जाता है उनको लूप्रॉन दिया जाता है. ये बच्चों को लूप्रॉन देते हैं कि उनकी प्यूबर्टी को रोकने के लिए. तो वही कहते हैं कि ओके सो स्वीटी इफ यू आर फीलिंग लाइक अ गर्ल राइट नाउ, सो लाइक देयर इज अ बॉय हु इज 7 एंड वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि आई फील लाइक अ वुमन एट टाइम्स, तो कहते हैं ओके सो इफ यू फीलिंग लाइक अ वुमन व्हाई डोंट यू वेट इट आउट.
यानी इंस्टेड ऑफ, मैंने आपसे कहा था कि अ लॉट ऑफ किड्स दे ग्रो आउट ऑफ इट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आती है तो अक्सरियत के मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं लेट्स डिले द प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी। आपको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देते हैं, केमिकल कैस्ट्रेशन वाले ड्रग्स देते हैं, ताकि आप 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में प्यूबर्टी होगी आपको। और इसका नुकसान क्या होगा कि प्यूबर्टी इज एसेंशियल फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर डेवलपमेंट। आपके मसल उस तरह ग्रो नहीं होंगे, आपकी बोन्स उस तरह ग्रो नहीं होंगी। सो एक मर्द जो था प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे, आपने उसको रोका हुआ है, उसकी ग्रोथ स्टंट हुई है, 20 साल में आपको कह रहा है यप आई आइडेंटिफाई एज अ मैन। नाउ यू टेक हिम ऑफ द प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, he might not be able to have sexual relations all his life. He's done for. Most of the times इस किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं। So it's a very vicious cycle जिसके अंदर बच्चों को डाला जा रहा है। लोग हमसे पूछते हैं तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आप हमारे बच्चों पे हमला कर रहे हैं, आप हमारे बच्चों को मेंटल पेशेंट्स बना रहे हैं, आप उनको वो चीजें सेल कर रहे हैं जो सेल करना बनता नहीं है किसी भी वे शेप और फॉर्म में, एंड यू योरसेल्फ डोंट हैव अ क्लू व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, and yet you're stuffing it down our throats as if this is the gospel truth कि ये कोई कैपिटल टी के साथ ट्रूथ है, और सारों को कन्फर्म करवा रहे हो आप। बच्चों को इतनी यंग एज से आप सेक्सुअलाइज कर रहे हो, कह रहे हो जी सेक्स एजुकेशन 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चों को बताना शुरू करो कि योर जेंडर कुड बी अदर देन व्हाट यू वर बोर्न एज। सो दिस इज व्हाई इट अपसेट्स अस। सो ये चीजें हो रही हैं, एंड सो दे आर वेरी क्विक टू पुट पीपल अंडर द नाइफ। यानी कोई बच्चा भी आके कहता है, यानी कई अमेरिका में स्टेट्स हैं जहां 16 साल की उम्र में आप जाके अपनी जो है सेक्स चेंज सर्जरी करवा सकते हैं बगैर पेरेंटल कंसेंट के। यानी क्लब और डिस्को में जाने के लिए आपको 21 साल का होना जरूरी है, शराब कंज्यूम करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, बाकी चीजों के लिए पेरेंटल कंसेंट और ये चीजें चाहिए, सेक्स चेंज सर्जरी करवाने के लिए नहीं चाहिए इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। और उसमें क्या होगा, मस्टेक्टमी होगी जिसमें चेस्ट जो है ना एक औरत की रिमूव हो जाएगी, या फेलोप्लास्टी होगी जहां पे वो एक फेक मेल जेनिटल अटैच करते हैं उनके साथ, फेक मेल जेनिटल विच इज ग्राफ्टेड फ्रॉम देयर ओन स्किन। यानी अपनी फोरआर्म की स्किन से या थाई की स्किन काट के दे मेक समथिंग सुपरफिशियल दैट लुक्स लाइक द मेल जेनिटल एंड दे अटैच इट व्हिच हैज नो रियल पर्पस बाय द वे। दिस इज व्हाट यू वांट आवर किड्स टू गो थ्रू। आई मीन मैं रियली चाहता हूं कि ये जो सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की वीडियोस है ना, ये नेशनल टीवी पे दिखानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले, वो डिस्गस्ट हो कि यार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये क्या कर रहे हो आप लोग, व्हाट आर यू डूइंग। यानी जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि जहां पे कोई मेडिकल कंडीशन है वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जो बंदा भी आइडेंटिफाई कर दे आप उसका तिया पांचा करके रख दें विद ऑल ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स, वैजिनोप्लास्टी, कैस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हो रही हैं वहां पे। सो द होल मेडिकल प्रोफेशन हैज चेंज्ड सो ड्रास्टिकली कि बाकी तमाम चीजों को छोड़ के सिर्फ इस मसले पे जो पेशेंट कहेगा वही डॉक्टर करेगा। कभी ऐसा हुआ किसी प्रोफेशन के अंदर, यानी आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को खुद डायग्नोसिस करके बताएं आप अपना, आपके डॉक्टर साहब मुझे दिल का मसला है, मुझे स्टंट डालें। डॉक्टर कहेगा दिमाग सही है आपका, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर है, गोली खाओ निकलो यहां से। लेकिन इस मामले में बच्चा कहता है डॉक्टर साहब प्लीज, फॉर एग्जांपल एक बच्ची कहती है प्लीज रिमूव माय ब्रेस्ट, डॉक्टर कहेगा श्योर नो प्रॉब्लम कम, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन भी नहीं कर सकता आपको, मैंने क्वेश्चन किया मेरा लाइसेंस ले लेंगे। एक लड़का आता है 16 साल, कहता है प्लीज रिमूव माय जेनिटल्स, बिस्मिल्लाह आओ आओ। If I even यानी if the doctor even recommends him to a psychiatrist, he could lose his license। कि आपने क्यों कहा कि इसको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, आप अफर्म करें उसके जेंडर को, अफर्म इट, जेंडर एफर्मेशन, दैट्स व्हाट दे कॉल इट। एंड सो नाउ द डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस आर बीइंग बुलीड इनटू दिस। और ये सब कुछ कराने के बाद, ये सारे प्रोसीजर होने के बाद, डज दिस इवन गारंटी यू हैप्पीनेस? यानी क्या कोई स्टेटिस्टिकल डेटा उठा लेते हैं, ये जितने लोगों की सर्जरी हो रही है, एक वेबसाइट है sexchangeregret.com, सेक्स चेंज रिग्रेट, उसमें हजारों लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी सर्जरी करवाई एंड दे रिग्रेटेड इट एंड दे बिकेम इवन मोर सुसाइडल देन दे वर बिफोर। क्योंकि आपको पता लग गया कि ठीक है मैंने कुछ अपेंडेजेस अपनी चेंज करवाई हैं, बट दिस डजंट मेक मी हु आई वांटेड टू बी। हु एम आई फूलिंग? जस्ट बिकॉज मैंने अपनी ग्राफ्टिंग करा के कुछ चीज अटैच करवा दी, डज दैट मेक मी अ मैन नाउ? रियली डज इट? एक बंदा अपनी सर्जरियां करा के, नाउ एम आई रियली अ वुमन? कैन आई गिव बर्थ टू अ चाइल्ड? ऑफ कोर्स नॉट। सो दिस इज नाउ द प्रॉब्लम दैट दे फेस, कि इवन आफ्टर दीज थिंग्स वो स्टिल बेचारे और जो है ना बदतर हो जाते हैं। अब तो स्कूलों में भी पुश किया जा रहा है, स्कूलों में बाहर पढ़ाया जा रहा है बाकायदा तौर के ऊपर कि जो ना मल्टीपल जेंडर्स होते हैं, कोर्स करिकुलम की इधर चीज़ें आ चुकी हैं। बहुत सारे स्कूल बोर्ड्स हैं जो किताबें शाया कर रहे हैं, हाउ कैन यू मेक योर करिकुलम मोर LGBTQ इंक्लूसिव।
नेट के ऊपर अगर आप देखें, डिज्नी को आप जो है ना उठा के देख लें, नेटफ्लिक्स को देख लें, दे क्रिएटिंग कंटेंट इन बल्क लोड्स प्रमोटिंग द सेम टाइप ऑफ बिहेवियर। डिज्नी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी जो रिसेंटली बज लाइटईयर उन्होंने बनाया, द आउल हाउस का एक शो उनका चलता है जिसमें मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स होमोसेक्सुअल। जुरासिक पार्क का इनका एक आजकल चल रहा है कार्टून, उसमें भी उन्होंने दिखाया कि एक लेस्बियन कपल है, बच्ची हैं 2 लेस्बियंस हैं। सुपरमैन को उन्होंने होमोसेक्सुअल कर दिया, और अभी जो है वो स्पाइडरमैन को भी करने लगे हैं। मार्वल जो है वो सोच रहा है कि स्पाइडरमैन को भी गेक बना देते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर फॉर देम, बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये कंटेंट पढ़ें, सीखें और सुने, और अपने हीरोज को, रोल मॉडल्स को देखें कि दे आर ऑल्सो ट्रांजिशनिंग इनटू अदर जेंडर्स एंड सो ऑन। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट पास हुआ था 2018 में, और उसमें जो ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन थी वो वही थी कि जी एनीवन हु आइडेंटिफाइज एज, यानी पहले लिखा कि जी वो लोग जो इंटरसेक्स हैं, वी एग्री टू दैट, नो प्रॉब्लम, वी से ओके। कोई बंदा जो किसी एक्सीडेंटल तौर पे कैस्ट्रेट हो गया हो, हादसाती तौर पे कैस्ट्रेट हो गया हो, या कोई मसला हो गया हो, उसका लिख दिया, इस पर चलो डिबेट हो सकती है। और तीसरा था एनीवन हु आइडेंटिफाइज, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, कि ये जो है ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ बात है। कोई भी बंदा आइडेंटिफाई करता है, ये एग्जैक्टली वही है। और वो जो है ना यूएस एम्बेसी की तरफ से और यूएन की तरफ से इनको शाबाशियां मिल रही है कि इतनी जल्दी तो हमने नहीं माना था जितना आप लोग जल्दी मान गए। इतना तो हमने भी कहा था कि जी कोई मेडिकल बोर्ड होना चाहिए जो बैठे, तो आपने वही भी रखा, बस सिंपली किसी के कहने पे आप बात मान रहे हैं। सो दिस इज वाई थिंग्स आर नाउ बिकमिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके अगेंस्ट जो है अब एक बिल पास किया गया है जिसके ऊपर जो है ना बहस चल रही है, जो 2021 का बिल है, जिसमें अब इन चीज़ों को कुछ रीडिफाइन किया है, कुछ कंडीशंस डाली हैं कि इस तरह से ओपन एक्सेस किसी को भी नहीं है। Nobody has this type of open access. So inshallah some sense has prevailed and inshallah we hope के इससे कोई बेहतर positive results आएंगे। So boys, that was the conclusion to part 1. अभी हम इंशाल्लाह in conclusion जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए। Now that we know what the LGBTQ agenda is about, what the movement is about, और हमने जो confusions है वो दूर की हैं between different terms like transgender, transsexual, transvestite, एंड जो कॉन्सेप्ट है कि कैन अ पर्सन एक्चुअली आइडेंटिफाई एज वट एवर दे वांट टू आइडेंटिफाई। अच्छा, ये जो LGBTQ मूवमेंट है, इसमें एक और चीज़ जो आपको मिलता है कि नॉर्मली एक ही अम्ब्रेला टर्म ट्रांसजेंडर के अंदर बहुत कुछ मर्ज कर दिया जाता है। तो असल में देखें, जब ये कहते हैं LGBT and Q, what are these terms? Like L बेसिकली कह रहे हैं लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, एंड Q इज़ क्वेश्चनिंग या क्वेयर। सो क्या अगर हम फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव बात करें, लेस्बियनिज्म, क्या इस्लाम उसको इंडोर्स करता है? द आंसर इज़ नो। क्या होमोसेक्सुअलिटी को या गेज को जो है वो इंडोर्स करता है? द आंसर इज़ नो। अगर आप बात करते हैं बाइसेक्सुअल्स की, तब भी उसको भी इस्लाम इंडोर्स नहीं करता। पीछे रह गया ट्रांसजेंडर, वो मैंने आपको बता दिया, वो टर्मिनोलॉजी जो है वो कन्फ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। और पीछे रह गया क्वियर क्वेश्चनिंग कि यू हैव नो आइडिया हु यू आर। इन पाँचों की चीज़ों के अंदर इंटरसेक्स नहीं है। और आपको पता है कि इंटरसेक्स मूवमेंट के जो लोग हैं वो ऑफेंडेड फील करते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे लिए कुछ नहीं करती। यानी जो पीपल विद एक्चुअल बायोलॉजिकल कंडीशंस, दे आर बीइंग मार्जिनाइज्ड एंड लेफ्ट आउट बाय द सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो अपने आप को यूं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं आपके सामने 2 बुक्स के हवाले देता हूँ। एक तो किताब यहाँ मेरे पास पड़ी हुई है हेलन जॉयस की, इसका नाम है ट्रांस व्हेन आइडियोलॉजी मीट्स रियलिटी, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस बुक बिकॉज इसमें इन्होंने, ये अब एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने बड़े ओपनली डिस्कस किया कि जो ट्रांस मूवमेंट है वो किस तरह से वुमेन्स राइट्स को भी सैबोटाज कर रही है एंड हाउ इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग अस सोशली इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, एक ये किताब है। एक और किताब है, उसका नाम है इररिवर्सिबल डैमेज बाय एबिगेल श्रायर, और उस किताब में भी उन्होंने बेसिकली मेंशन किया ख़ास तौर पे उन टीनेज गर्ल्स के बारे में हु गो थ्रू सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी दे फील मिजरेबल। तो वो कहती हैं, उस बुक का नाम ही इररिवर्सिबल डैमेज है कि ये डैमेज जो आपने कर दिया है ये अब चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? नंबर 1 चीज़ ये है अवेयरनेस। वी नीड टू नो व्हाट दिस मूवमेंट इज़ अबाउट। वी नीड टू नो इस्लामिकली हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है। हमें पता होना चाहिए कि जो लोग एक्चुअल प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं, लाइक द इंटरसेक्स पीपल जिनके साथ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए, किस तरह कंपैशन से डील करना चाहिए, इनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, उनको हरास नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपने फैमिली का एक वाक़या बताता हूँ। हमारे फैमिली में एक्सटेंडेड में एक शख्स है जो कि कोट एंड कोट इस ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा। समबडी हु इज़ अ बायोलॉजिकल मेल बट
फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपको लगेगा कि वो उसके अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक आवाज़ और चलने का अंदाज, बात करने का तरीका, आपको लगेगा थोड़े से फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं। अगर वो बंदा अमेरिका में होता अभी तक उसकी शायद जेंडर रिसाइनमेंट सर्जरी भी हो चुकी होती और शायद वो भी उसको रिग्रेट भी कर रहा होता। लेकिन हमारे जब वो साथ रहा तो हमारे ही एक जानने वाले जो हैं उन्होंने उसको एम्प्लॉय कर लिया एज ए टेलर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी फैमिलीज़ में स्टिचिंग और कपड़ों का उसका काम करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको इन्हीं 2-4 फैमिली से सारा साल बिजनेस मिलता रहता है, ज़बरदस्त किस्म का। एंड दिस पर्सन इज़ अ बायोलॉजिकल मेल, ही ड्रेसेस लाइक अ मैन, ही गोज़ टू प्रे नमाज एंड एवरीथिंग माशाल्लाह, और उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम बट नॉट इम्पॉसिबल। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को भी उसकी कैपेसिटी से ऊपर टेस्ट नहीं करता। इज लाइफ डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक दिस? एब्सोल्युटली इट इज। शुड वी बी सपोर्टिव ऑफ देम एंड ट्राई टू हेल्प देम एडजस्ट बैक इनटू सोसाइटी इन अ नॉर्मल वे? यस वी शुड। क्या उनको भगाना चाहिए? क्या उनसे डरना चाहिए? और ये जो टर्म्स यूज करते हैं ना कि हम कोई भी बात करें, आप लोग ट्रांसफोबिक हैं, आप होमोफोबिक हैं, सीरियसली दीज आर नॉट इवन फोबियाज। अगर आप इसको किसी साइकोलॉजिकल मैनुअल में पढ़ेंगे, होमोफोबिया इज नॉट रियल फोबिया, यानी द फियर ऑफ होमोसेक्सुअल्स। और हमारे में कोई कहते हैं ना, हम कोई बात करें इस टॉपिक पे, आप होमोफोबिक हैं। डू यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ होमोसेक्सुअल्स? डू यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ पीपल हु आर ट्रांसजेंडर? आई एम नॉट अफ्रेड, ठीक है। रादर हमारे पास लोग ऐसे आते हैं काउंसलिंग करने के लिए, हेल्प लेने के लिए। वी हेल्प देम, वी एम्पथाइज विद देम, वी गाइड देम। हम कोशिश करते हैं इनकी मदद कैसे की जा सकती है, इनकी नॉर्मल लाइफ कैसे हो सकती है, इनके जो चैलेंजेस हैं, जो हर बंदे पे चैलेंजेस डिफरेंट हैं, मेरे पे जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं जो आप पे हैं, और वो किसी गरीब शख्स पे चैलेंज है वो डिफरेंट है। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस बंदे का जो चैलेंज है हम उसको उसमें असिस्ट करें, उसकी हेल्प करें उसमें, ना कि उसको किसी गुनाह की तरफ लेके जाएं कि इसका इलाज यही है कि तुम गुनाह की तरफ चले जाओ। एंड दिस प्रॉब्लम कुड वेरी वेल बी विद हेटेरोसेक्सुअल मेल ऑल्सो। एक हेटेरोसेक्सुअल मेल है, उसको हो सकता है हार्मोनल मसला भी हो, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत हाई हैं उसके, और वो कहे कि जी मैं नहीं रह सकता, आई हैव टू कमिट जिना, आई हैव टू कमिट अडल्ट्री, मैंने करना ही करना है। भाई मेरा देखो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हुआ है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता अपने आप को, तो मैं ऐसा क्या कहूँ? हाँ, यस, गो एंड डू व्हाट यू हैव टू डू, आई अफर्म यू, गो अहेड एंड डू। नो, आई विल नेवर आस्क हिम टू डू दैट। एक बंदा कहता है नहीं मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ हूं, मैंने किसी को रेप ही करना है जाके, तो मैं ऐसा क्या कहूँ? तुम्हारे लिए जायज हो गया? ये बिल्कुल भी जायज नहीं हो सकता। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तुम्हारे भी लिए भी वही हुक्म है कि लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी। चाहे जितने मर्जी आप चीजें साइड करें कि नहीं मेरे फीलिंग्स ऐसी हैं, इवन मैं तो फीलिंग छोड़ के कह रहा हूं उसके साथ बायोलॉजिकल मसला भी हो कि एक्चुअली उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है और वाकई में वो अपनी लस्ट और डिजायर कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भी उसने कंट्रोल ही करना है। हर बंदे के लिए उसकी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह ताला उसको टेस्ट करते हैं। सो वी हैव टू लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ शरिया एज मुस्लिम्स, हमें काम करना है। सो मैं कोई भी बंदा जो इस डिबेट पे, इस टॉपिक पे बात करता है, सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि आप मुझे पहले ये क्लैरिफाई कर दें कि मुझसे आप एज अ मुस्लिम बात कर रहे हैं या एज अ नॉन मुस्लिम बात कर रहे हैं, पहले ये मुझे क्लियर करें। अगर तो आप एज अ मुस्लिम बात कर रहे हैं तो कोई मशवरा आप ऐसा नहीं दे सकते जो इस्लाम के खिलाफ है। अगर आप एज अ मुस्लिम बात कर रहे हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इन लोगों को होमोसेक्सुअल बनने दो, इन लोगों को फलां काम करने दो, फिर आप ये नहीं कह सकते। और अगर आप एज अ नॉन मुस्लिम बात कर रहे हैं, फिर जो मर्जी बोलते रहो, आई डोंट नीड टू टेक यू सीरियसली, बिकॉज व्हाई एम आई टेकिंग माई मॉरल्स एंड एथिक्स फ्रॉम यू? आई शुडंट। आई एम टेकिंग माई मॉरल्स एंड माई एथिक्स फ्रॉम द कुरान एंड द सुन्ना। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में खासतौर पर, उनके साथ काम भी किया हुआ है। किस तरह काम किया है? रमज़ान के महीने में कुरान पढ़ाया उनको, और उनमें से कई ने अपनी बहुत बहुत ट्रैजिक स्टोरीज मेरे साथ शेयर भी की हैं कि व्हाट डिफिकल्टी दे हैव टू गो थ्रू। आपको पता है इनमें से, यानी व्हाट हैपेंस, बायोलॉजिकल मेल एक घर में, मैं एक टिपिकल सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूं आपके लिए। एक बायोलॉजिकल मेल एक गांव में पैदा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा फेमिनिन है, यानी थोड़े से फेमिनिन ट्रेड्स हैं उसके अंदर हार्मोनल मसले भी हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम थे, एस्ट्रोजन लेवल्स हाई थे, कुड बी एनीथिंग, बट रिजल्टेंट ये निकला कि वो है बायोलॉजिकल मेल है, शनाख्ती कार्ड इवेंचुअली उसका मेल का बना, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज फेमिनिन है। एंड आई एम श्योर यू नो पीपल लाइक दैट एज वेल। तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी का कोई गुरु शुरू जो है वो वहाँ पे आया, उसने जाके पेरेंट्स को बुली किया लिटरली कि ये बच्चा हमारे वाले करें, यहाँ पे किसी काम का नहीं है, हम इसको अपने पास रखेंगे ये। और पेरेंट्स भी जो बेवकूफ़ होते हैं और जिनको नहीं पता होता, वो भी अपने उसके हवाले कर देते हैं कि जी हमारे लिए ये बच्चा बेइज्जती का बायस बनेगा, तो बेहतर ये कि किसी के हवाले कर दो, इसको हवाले कर देते। अब वो जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी का जो गुरु उनको उठा के ले गया है, वो अब कौन सी इज्जत की जिंदगी देगा उनको? नंबर वन, या तो वो जो मेन, सबसे मेन जो काम उसको लगाएगा वो है एज अ सेक्स वर्कर।
He will now be having relationships with men for money. Number 2, ये शादियों पे नाचेगा. ये उससे नंबर 2 लेवल का काम है जो काम करेगा. ये शादियों पे नाच गा के पैसे कमाएगा, नंबर 2. और नंबर 3, ये भीख मांगेगा. खासतौर पे रमज़ान के महीने में जब ये ऊपर वाले 2 शायद नहीं चलेंगे तो फिर ये तीसरी कैटेगरी भीख मांगने वाली है. तीनों में इंसान अपने आप को जलील कर रहा है. ये उसकी डिग्निटी को प्रिजर्व करने की बात नहीं, ये इंसान को जलील करने की बात है. ये जो मैंने आपके सामने बिल बताया था, जो एक्ट है 2018 वाला, उसमें जो लिखा हुआ था ना कि ट्रांसजेंडर्स को राइट्स क्या मिलेंगे और प्रोटेक्शंस क्या मिलेंगी. प्रोटेक्शन ये थी कि दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू बेग. व्हाट अबाउट फोर्स्ड टू हैव सेक्स? वेयर इज दैट इन द आर्टिकल? कहाँ है वो एक्ट में कि दे विल नॉट बी मेड टू हैव सेक्स विद पीपल? वेयर इज दैट दे विल बी नॉट अलाउड टू डांस एट वेडिंग्स? क्या उसको आप हकीर नहीं समझते? क्या ये उसको तजलील नहीं है उसकी? लेकिन अब तो पूरी इस कम्युनिटी के अंदर वो इस प्रोस्टिट्यूशन को वो सेक्स वर्क कहते हैं कि नहीं, ये एक डिग्निफाइड प्रोफेशन है कि इफ अ वुमन वांट्स टू डू इट और इफ अ मैन वांट्स टू डू इट देन इट शुड बी अलाउड एज अ प्रोफेशन. सो हमने अपने आप को सबसे पहले एजुकेट करना है और अपने यंगस्टर्स को एजुकेट करना है खास तौर पे कि हम लोग इनके ट्रैप्स में ना फंसे. बॉयज हैव टू लर्न टू बी बॉयज एंड गर्ल्स हैव टू लर्न टू बी गर्ल्स. एक पूरी कैंपेन चल रही है कि बॉयज़ को अफेमिनेट बनाया जाए, उनको रोल मॉडल्स भी ऐसे दिए जाएं जो बहुत फेमिनिन किस्म के हैं. ड्रेसिंग में ऐसे हालात आ गए हैं कि जी वो कपड़े ऐसे हैं जो यूनिसेक्स हैं, इट गोज़ फॉर एवरीबडी. तो हमने इस चीज़ को चेंज करना है. एंड जिसको ये लोग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं, यानी मैस्कुलिनिटी विच इज़ इन अ पॉजिटिव सेंस, यानी मर्द जो है वो मर्दों वाले काम करे, गेटिंग इन्वॉल्व इन रफ एंड टफ एनवायरनमेंट्स, स्पोर्ट्स खेलना, गेम्स खेलना, अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करना, अपने घर वालों का ख्याल करना. यानी ऐसा ना हो कि हमारे ऐसे मर्द हों जो बिल्कुल, यानी मर्द का शेल तो है लेकिन इन साइड से दे डोंट हैव दैट फायर, दैट पैशन टू बी अ मैन. मर्द होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ऊपर बदमाशियां करें, ये मर्दानगी नहीं है, बल्कि ये मर्दानगी का ऑपोजिट है. मर्दानी का मतलब होता है टू स्टैंडिंग अप फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस एंड एंड प्रोटेक्टिंग द वीक ऑफ सोसाइटी. दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन. सो वी हैव टू मेक आवर बॉयज इनटू रियल मैन एंड वी हैव टू इनकरेज आवर गर्ल्स कि आपकी खूबसूरती आपके फेमिनिन होने में है. हॉलीवुड में एक पूरी कैंपेन चल रही है जहां पे सारी जो फीमेल लीड्स हैं उनको मर्द बनाया जा रहा है. यानी व्हाट आर दे डूइंग? दे ट्राइंग टू कम अप विद फीमेल हीरोज. बेसिकली वो स्क्रिप्ट पूरा लिखते हैं मर्द के लिए और सिंपली उसकी जगह औरत डाल देते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल जो स्क्रिप्ट, फॉर एग्जाम्पल वंडर वुमन होगा या व्हाटएवर XYZ जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर लिखा उन्होंने मर्द के लिए होगा कि एक मर्द है ना, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल किसी बैटलफील्ड में जा रहा है और धमाके हो रहे हैं और ही फील्स नो रिमोर्स, नो रिग्रेट, स्टोन कोल्ड किलर. एंड देन क्योंकि मर्दों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने इमोशंस को कट ऑफ कर सकते हैं, वो उस कैरेक्टर को निकाल के कहेंगे लेट्स मेक दैट अ वुमन, और वो वुमन की नेचर के खिलाफ है. इसीलिए इनकी मूवीज इतनी फ्लॉप हो रही हैं. ये ऑन अ साइड नोट कि औरतें कहती है वी डोंट आइडेंटिफाई दिस वुमन, हु इज दिस, वी डोंट आइडेंटिफाई दिस वुमन. ये औरत कहाँ होती है कि एक लड़की जिस तरह भी एक इन्होंने मूवी बनाने लगे थे बैट गर्ल के नाम से, बैट गर्ल, दे स्पेंट ओवर अबाउट $100 million ऑन इट एंड बिफोर इट्स रिलीज इट फ्लॉप्ड. रिलीज होने से पहले स्क्रीनिंग में उन्होंने कहा लेके नहीं जाते इसको, इतनी फ्लॉप थी. क्योंकि उन्होंने क्या किया, क्योंकि बैटमैन की यूनिवर्स में सुपर पावर्स नहीं होती. बैटमैन की यूनिवर्स में इट्स नॉट लाइक सुपरमैन इज फ्लाइंग इन द एयर. बैटमैन इज अ नॉर्मल मैन हु नोज मार्शल आर्ट्स एंड ही हैज गैजेट्स एंड ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, तो बैट गर्ल ने क्या होना था, इट वाज गोइंग टू बी अ नॉर्मल गर्ल एंड आप मूवी में ये दिखाने लगे थे कि एक नॉर्मल गर्ल जो है वो 50 बंदे को कुट दिया उसने. तो nobody would buy it, nobody would buy it कि ठीक है बहुत भी फैंटास्टिक हो जाए लेकिन this is a bit crazy, it would seem very unrealistic. तो it flopped big time because अब एक narrative टो कर रहे हैं. पहले एक ज़माने में फीमेल कैरेक्टर्स तब भी स्ट्रॉन्ग आती थी लेकिन उनके पीछे स्ट्रेंथ के उनके इमोशंस होते थे, उनकी फीलिंग्स होती थी, वो फीलिंग्स उनके स्ट्रेंथ के कैरेक्टर को डेवलप करती थी. अब उन्होंने क्या किया, औरत के इमोशंस को बिल्कुल निकाल दिया, as if having emotions is a bad thing. No, having emotions is what makes women beautiful. That's what makes them women. हम उनको अप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि यानी जितना प्यार माँ दे सकती है वो बाप नहीं दे सकता. इसीलिए माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप के पाँव के नीचे तो चप्पल ही है. इसीलिए माँ का मकाम जो है ना वो 3 गुना कहा कि माँ डिजर्व्स योर रिस्पेक्ट एंड लव एंड टाइम मोर. योर माँ डिजर्व्स इट मोर, योर माँ डिजर्व्स इट मोर. Why? Because they have something that men can never have. So why are you trying to remove those beautiful characteristics from women? So this is what our fight is up against.
कि हमारे जो जनरल रोल्स हैं उनको मेंटेन किया जाए। सो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस चैलेंज को सही तरीके से फेस करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए, हमें ये तौफीक दे कि हम बाकायदा तौर पर ख़ुद भी अच्छे तरीके से मर्द बन सकें और लोगों के अंदर भी ये अच्छी वैल्यूज़ इंस्टिल कर सकें और इस्लाम की तालीमात पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमेशा दीन के ऊपर चलने वाले बने। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन कभी गलती हो वापस दीन की तरफ लौट के आएँ। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम गलतियां कोताहियां गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से हमारे तमाम नेक अमाल कबूल फरमाए। यकीनन हमारे नेक अमाल जो हैं वो बहुत टूटे फूटे हैं, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो, हमें दुनिया और आखिरत दोनों की खैर नसीब फरमाए। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।